सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल कंपटीशन वाला पे इन द उम्मीद लेक्चर सीरीज, जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को। तो हम लोगों ने हमारी प्लांट फिजियोलॉजी शुरू कर दी थी, लेकिन बीच में कुछ इवेंट्स आ गए हैं जिसकी वजह से आई नीड टू रश आउट टुवर्ड्स पटना। तो अब हम लोग एक रिकॉर्डिंग ले रहे हैं जिससे कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी हैम्पर ना हो। ये मान के चलिए कि 12th क्लास का सबसे छोटा चैप्टर है, तो इसमें काफी कम टाइम लगेगा एंड इसमें एकदम डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, कुछ भी घुमा कर नहीं पूछा जाता। एक टॉपिक ऐसा है विच इज स्टिल अनएक्सप्लोर्ड, जिसको पीवाईक्यूज में आप नहीं देखेंगे, लेकिन अगर वहां से सवाल बनता है तो बहुत कंसेप्चुअल, बहुत बेहतरीन सवाल बनेगा। मैं ये मानता हूं कि इस चैप्टर में ढंग से पढ़ने लायक सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक है, जिसका नाम है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या एसटीपी। बाकी सारी चीजें मेमोरी बेस्ड हैं, सीधा सीधा आपको याद रह जाती हैं। कुछ रेफरेंसेस आप अदर चैप्टर से भी ले सकते हैं, कुछ बातें आपको लिविंग वर्ल्ड से पता लग जाएंगी, कुछ बातें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, कुछ बातें मॉर्फोलॉजी से, एनाटॉमी से, प्लांट फिजियोलॉजी से। एंड ओवरऑल आपका ये जो चैप्टर है, ये मान के चलिए अलग अलग चैप्टर्स का कंसोलिडेशन है। एक तरीके से आप बाकी चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे हैं वाइल रीडिंग चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आपको आइडिया लगेगा जब मैं इस चैप्टर को शुरू करूंगा, स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि कुछ नया है ही नहीं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड बायोगैस प्लांट, ये ऐसे टॉपिक हैं जहां आपको लगेगा कि हाँ, कुछ नया पढ़ रहे हैं, कुछ कंसेप्चुअल, कुछ बेहतरीन पढ़ रहे हैं, कुछ नया सीखने को मिला है। अदरवाइज सारी की सारी चीजें आपको पहले से पता है। थोड़ी बहुत मेहनत करने से चैप्टर आपका डन हो जाएगा। बहुत स्कोरिंग चैप्टर है क्योंकि 2 क्वेश्चंस यहां से आते हैं, 1 क्वेश्चन मिनिमम और 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम, यानी एवरेज 8 नंबर का काम आपका यहां से बनेगा ही बनेगा। अब आप सिंस इस लेक्चर को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख रहे हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि इसे आप 1.5x या 1.75x स्पीड पर देखें, जिससे आप अपना टाइम बचा पाएं। कोशिश करूंगा कि ये जो सेशन है बहुत क्रिस्प रहे, 2 से ढाई घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाए। हालांकि ऐसी कोई टाइमलाइन मैं कभी बनाता नहीं हूं, बट फिर भी एनाटॉमी रिकॉर्डेड करने के बाद मुझे आइडिया लग चुका है कि हाँ, 2 घंटे के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और वक्त बचाइए, कम से कम 1-1.25 घंटे के अंदर इस चैप्टर को कंसोलिडेट कर डालिए, पढ़ डालिए, रिवाइज कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में जो आपके नोट्स है ना, प्रिंट कराने वाले, वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। जैसे ही आपका ये चैप्टर अपलोड होगा ऑन यूट्यूब, आपको तभी व्हाइट कलर की शीट्स पे मेरे हाथ से लिखे हुए प्यारे प्यारे हस्तलिखित नोट्स यहां पर मिल जाएंगे, एज वेल एज आपको एनोटेटेड स्लाइड्स विद ऑल द क्वेश्चंस यहां पर मिल रहे होंगे। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को बाद में आराम से ज्वाइन कर लीजिएगा, अभी ज्वाइन करने की कोई जल्दी नहीं है। हम आ जाते हैं हमारे मेन मुद्दे के ऊपर। कुछ चीजें पहले से पता होंगी, कुछ चीजें थोड़ी बहुत नई होंगी। नई चीजों को लिंक करके पढ़ेंगे जिससे हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम, बिल्कुल भी समस्या ना हो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चैप्टर को शुरू करते ही सर पे लगाते हैं सरसों का तेल और घुस जाते हैं चैप्टर के नाम के अंदर, बिकॉज नाम से हमें काफी सारी बातें डिकोड करने का मौका मिलता है। तो अगर हम नाम देखें तो नाम से पता लग रहा है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी मानव हित में, आदमी के भले के लिए माइक्रोब्स कैसे काम कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे काम कर रहे हैं, इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। क्योंकि माइक्रोब्स का नाम जो है काफी बदनाम है, उनको आपने बुरे काम करते हुए ही देखा होगा या उनको बीमारियां कॉज करते हुए ही देखा होगा, लेकिन इनके अच्छे काम जो है इनके बुरे कामों की वजह से छुप जाते हैं, दिखाई नहीं देते। इस चैप्टर का प्रोटेगेटिव है कि माइक्रोब से हमें जो भी बेहतरीन चीजें, बेहतरीन प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, उनको हम लोगों के सामने लेकर के आए और हम ये प्रूव करें कि माइक्रोब सिर्फ बुरे नहीं होते, ये अच्छे भी हो सकते हैं, ये आपके बेहतरी के लिए भी हो सकते हैं, आपके काम भी आ सकते हैं, आपके वेलफेयर में भी योगदान प्रदान कर सकते हैं। सो इस चैप्टर का प्रोटेगेटिव यही है कि माइक्रोब्स की अच्छी अच्छी बातें आपको बताएं। अब माइक्रोब्स होते क्या हैं, नाम के अंदर घुस जाइए इसके भी। माइक्रोब्स में एक शब्द आ रहा है माइक्रो, और माइक्रो का मतलब होता है बहुत माइन्यूट, बहुत छोटा, यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती हो, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो बहुत छोटे हैं, जो नेकेड आई से ना दिखाई देते हो, इन्हें हम माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। या आप जनरली भी कह सकते हैं कि इनका साइज जो है 1 माइक्रोन के आसपास होता है, 5-10 माइक्रोन, 20 माइक्रोन के आसपास होता है। यह हमें नेकेड आईज से डायरेक्टली नहीं दिखाई दे सकते, इनके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ये इस चैप्टर का नाम है। तो ऐसे जो माइक्रोब्स हैं, इनमें कौन कौन आ सकता है। अब आप चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है बैक्टीरिया बहुत छोटा होता है, प्रोटिस्टा इज ऑल्सो यूनिसेलुलर, वो भी काफी छोटा होता है। फंगस में हमने पढ़ा था एक यूनिसेलुलर फंगस के बारे में जिसका नाम था ईस्ट यानी सेक्रोमाइसिस, वो भी आपका यूनिसेलुलर है, वो भी काफी छोटा है। प्लांट में आपने देखा था क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, छोटे छोटे यूनिसेलुलर प्लांट्स थे, तो ये भी बड़े छोटे हैं।
है ना। उसके अलावा चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एंड में आपने देखा था कि कुछ ऐसे आपके पार्टिकल्स हैं विच वर नॉट लिविंग सेल्स, है ना, लेकिन फिर भी इनको हम लोग अलग से पढ़ रहे होते हैं। आर.एच. विटेकर साहब ने इन पार्टिकल्स को किसी भी किंगडम में नहीं रखा बिकॉज दे आर नॉट ट्रूली लिविंग, लेकिन इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे वायरस, वायरॉइड, प्रायॉन्स, ये भी काफी छोटे छोटे हैं, तो इनको भी माइक्रोब्स में पढ़ा जा सकता है बाकायदा। करेक्ट। तो यहां पर देखिए पहली लाइन, माइक्रोब्स आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। क्योंकि अगर आप हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम देखें, अगर आप हमारे अर्थ को देखें, तो आपको माइक्रोब्स ऑलमोस्ट हर जगह देखने को मिल जाएंगे। आपने आर्की बैक्टीरिया के बारे में सुना होगा कि वो खतरों के खिलाड़ी होते हैं। जब हम आर्की बैक्टीरिया पढ़ रहे थे उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि आर्की बैक्टीरिया को प्यार से हम एक्सट्रीमोफाइल्स भी कहते हैं या खतरों के खिलाड़ी भी कहते हैं, बिकॉज ये जो है हार्श कंडीशंस में रहना प्रेफर कर रहे होते हैं। बहुत हाई टेम्परेचर को भी ये टॉलरेट कर सकते हैं, बहुत लो टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकते हैं, बहुत लो पीएच को यानी एसिडिटी को भी ये टॉलरेट कर सकते हैं, बहुत हाई पीएच यानी बेसिसिटी को भी ये टॉलरेट कर सकते हैं, हाई प्रेशर को भी ये टॉलरेट कर सकते हैं, हाई सॉल्ट कंडीशन में भी ये पाए जा सकते हैं। तो ऐसे अलग सलग जगहों पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स, आर्की बैक्टीरिया जो है ये भी तो बायोलॉजिकल सिस्टम का पार्ट है। अगर इस पेन के टिप की बात करूं तो क्या इस टाइम पर कोई ना कोई बैक्टीरिया इस पेन की टिप पे बैठा होगा? बिल्कुल बैठा होगा। क्या मेरी स्किन के सरफेस पे कोई ना कोई बैक्टीरिया इस टाइम पर बैठा होगा? बिल्कुल बैठा होगा। क्या मेरे दांतों पर कोई ना कोई बैक्टीरिया इस टाइम पर बैठा होगा? बिल्कुल बैठा होगा। चाहे मैं कितना भी रगड़ रगड़ के ब्रश कर लूं, कोई ना कोई बैक्टीरिया छूटेगा ही। क्या मेरी बॉडी के अंदर खाना पचाने में मेरी हेल्प कर रहे होंगे कुछ माइक्रोब्स इस पर्टिकुलर टाइम पर? क्या मेरे एलिमेंट्री कैनाल में कुछ माइक्रोब्स बैठे होंगे? बिल्कुल बैठे होंगे। यानी हर जगह पाए जा सकते हैं, इसीलिए हमने इन्हें कॉस्मोपॉलिटन कहा था। ये कॉस्मोपॉलिटन एंड एक्सट्रीमोफाइल हो सकते हैं, यानी खतरे वाले इलाकों में भी पाए जा सकते हैं। और कॉस्मोपॉलिटन मतलब हर जगह, चाहे पानी की बात करो, चाहे मिट्टी की बात करो, चाहे हवा की बात करो, चाहे इस पेन की टिप की बात करो, चाहे आपकी बॉडी के बाहर, चाहे आपकी बॉडी के अंदर, कोई ना कोई माइक्रोब देखने को जरूर मिलेगा। इसीलिए हमने बैक्टीरिया और फंगस के लिए कॉस्मोपॉलिटन शब्द इस्तेमाल किया था जब हम चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। इसके बाद लाइन आती है, माइक्रोब्स आर वेरी डाइवर्स एंड दे बिलोंग टू ऑल द किंगडम्स। हमारा जो सबसे प्यारा सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, वो है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो आर.एच. विटेकर साहब ने दिया था 1969 में। तो इस सिस्टम के हिसाब से दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं उन्हें हमने 5 अलग अलग किंगडम्स में तोड़ दिया। पहली किंगडम है किंगडम मोनेरा, जिसमें आपके ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ब्लू ग्रीन एल्गी है। नॉर्मल बैक्टीरिया है यानी यू बैक्टीरिया है, उसके अलावा आर्की बैक्टीरिया है। सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे छोटे। तो क्या ये माइक्रोब्स की कैटेगरी में आएंगे? बिल्कुल आएंगे। उसके बाद है किंगडम प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर हैं, क्या माइक्रोब्स की कैटेगरी में आएंगे? बिल्कुल आएंगे। उसके बाद है किंगडम फंजाई, सबसे सिंपलेस्ट फंजाई जिसे ईस्ट या सेकेरोमाइसिस कहा जाता है, क्या माइक्रोब्स की कैटेगरी में आएगा? बिल्कुल आएगा। इसके बाद किंगडम प्लांटे, मैंने आपको बताया है बहुत छोटे छोटे प्लांट भी यहां पर हो सकते हैं, जैसे क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास। तो क्या माइक्रोब्स हो सकते हैं यहां पे? माइक्रो एल्गी हो सकते हैं यहां पे? बिल्कुल हो सकते हैं। और पांचवा किंगडम एनिमेलिया, कई ऐसे एनिमल्स हैं, कई ऐसे छोटे छोटे वर्म्स हैं जिनकी लाइफ साइकिल में कोई ऐसी स्टेज आएगी जो बहुत छोटी है, बहुत माइन्यूट है और माइक्रोस्कोपिक है। यानी कुछ एनिमल्स की लाइफ साइकिल के कुछ चुनिंदा स्टेजेस माइक्रोस्कोपिक हो सकती है। यानी माइक्रोब्स हर किंगडम में आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड इन किंगडम्स में जिन पार्टिकल्स को हमने नहीं रखा था, वायरस, वायरॉइड, प्रायॉन, वो तो और छोटे थे, वो तो माइक्रोब्स में रखे जा ही सकते हैं, है ना। तो बैक्टीरिया जो है ये भी आपका बहुत छोटा है, नेकेड आई से हमें दिखाई नहीं देता। फंगस जो है ये भी बहुत छोटा है, नेकेड नंगी पुंगी आई से हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन जब आप इन बैक्टीरिया को या फंगस को कल्चर मीडियम पे ग्रो कर देते हो, यानी खाने पीने के सामान पे ग्रो कर देते हो, तो ये बहुत जल्दी डिवाइड करते हैं और कॉलोनीज बना लेते हैं। एक कॉलोनी में 10 लाख से 1 करोड़ बैक्टीरिया हो सकते हैं। अब एक बैक्टीरिया को नेकेड आईज से देखना इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन 1 करोड़ बैक्टीरिया अगर किसी जगह पर इकट्ठे बैठे हुए हैं तो आपको कल्चर प्लेट पे एक छोटा सा डॉट दिख जाएगा, वो कॉलोनीज विजिबल होती हैं। तो बैक्टीरिया और फंगस जो हैं विजिबल कॉलोनीज जरूर बना लेते हैं। अब एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं, उनकी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज जो एनसीईआरटी में और कहीं नहीं दी हुई है, अगर कोई आपसे पूछ ले कि एडिनो वायरस क्या कॉज करता है, या कोई आपसे पूछ ले कि रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस आर कॉज्ड बाय विच पर्टिकुलर पार्टिकल या विच पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, और आपको
सारे के सारे एग्जांपल्स अलग अलग दे दे, एक एग्जांपल दे दे एडिनो वायरस, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में जो डायग्राम्स बने हुए हैं सेकंड पेज पर, वहां पर एक डायमंड शेप का स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि एडिनो वायरस का स्ट्रक्चर है, और वो एडिनो वायरस का जो स्ट्रक्चर है ना, वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कॉज करता है। हमेशा याद रखिएगा, एडिनो वायरस कॉजेज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। और दूसरा टोबैको मोज़ेक वायरस जो हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में, जब हम वायरसेस के बारे में पढ़ रहे थे, ये जो टोबैको मोज़ेक वायरस है इसकी शेप होती है रॉड शेप्ड। गुरुजी रॉड शेप कैसे होती है? अगर मैं आपको रेफरेंस दूं तो मेरे भाई, अगर ये आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है तो इसके ऊपर क्या लगे हुए थे? कैप्सोमेयर लगे हुए थे। अब ये हजारों कैप्सोमेयर लगे होते हैं। टोटल कैप्सोमेयर मैंने आपको कितने बताए थे? 2130, 2130। तो ये 2130 कैप्सोमेयर जो है ऐसे करके एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लगे होते हैं, तो ये लंबे डंडे जैसा वायरस हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? टोबैको मोज़ेक वायरस। तो आप कह सकते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस की जो एक्चुअल शेप है ये कैसी है? रॉड शेप है। ये दो बातें आपको याद करनी है कि एडिनो वायरस जो है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कॉज करता है, और टोबैको मोज़ेक वायरस जो है इसकी शेप है रॉड शेप्ड। अब हम हमारे पहले काम पे आ जाते हैं कि माइक्रोब्स हमारे घर में हमारी कैसी मदद करते हैं। यानी ऐसे सामान जो घर में नॉर्मली यूज होते हैं, उनमें से कौन कौन से सामान आपके माइक्रोब्स से तैयार किए जा सकते हैं? तो हम पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। तो हम इस चैप्टर को तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, तीन अलग अलग सब टॉपिक्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले माइक्रोब्स हमारे घर के लिए क्या बनाते हैं और इंडस्ट्रीज के लिए क्या बनाते हैं, यानी माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ये टॉपिक नंबर 1 है। दूसरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और बायोगैस प्लांट, ये टॉपिक नंबर 2 हो गया। और तीसरा जो है वो है आपका माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट या माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर, ये तीसरा टॉपिक आप मान लीजिए। तो हम इस चैप्टर को 3 टुकड़ों में पढ़ेंगे। पहला टुकड़ा हमारा स्टार्ट हो चुका है। दिस वाज जस्ट द जनरल इंट्रोडक्शन। इसमें आपको कोई बात एज सच नई नहीं बताई गई है, ये 2 लाइनें बस मैंने नई बताई थी, ऊपर की बातें आपको सारी पहले से पता है। अब माइक्रोब्स जो है हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में हमारी क्या क्या मदद करते हैं उसके बारे में चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो पहला प्रोडक्ट जो हमें माइक्रोब से मिलता है यह है कर्ड यानी दही। तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि दही कैसे जमता है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। पूरा प्रोसेस जब आप जान लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें याद हो जाएंगी। और आपने घर पे मम्मी को दही जमाते हुए पक्का ही देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो मेरे बताने के बाद आपको प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। समझ लीजिए मेरे पास दूध है, ये बॉटल है, इसमें दूध है। इस दूध को मैं क्या करूंगा? एक पतीले में ले लूंगा, है ना, और इस पतीले में मैं क्या करूंगा? 1 चम्मच दही डालूंगा। यानी दही जमाने के लिए, कर्ड बनाने के लिए मुझे पहले से थोड़ा दही डालना पड़ता है। इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, दही बनने के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए मेरे को पहले इनिशियली थोड़ा दही ही ऐड करना पड़ेगा। तो इस इनिशियल दही को मैं कहता हूं स्टार्टर। ये दही जमने के प्रोसेस को स्टार्ट कर रहा है, इसे मैं स्टार्टर या इनोक्यूलम कहता हूं। तो मैंने थोड़ा सा दही डाला, इस दही में क्या है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मतलब ऐसे सारे बैक्टीरिया जो लैक्टिक एसिड बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलस। लैक्टो मतलब वही लैक्टिक एसिड बनाने वाला, बैसिलस मतलब रॉड शेप बैक्टीरिया है। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का ही एक टाइप है लैक्टोबैसिलस। तो इस इनिशियल 1 चम्मच दही में कई सारे मिलियंस ऑफ लैक्टोबैसिलस पाए जा रहे थे। जैसे ये दूध में गए, इन्हें खाने पीने के लिए दूध का प्रोटीन मिल गया, तो ये क्या करेंगे? उस दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू करेंगे, पार्शियली डाइजेस्ट करेंगे, पूरा डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। सो दे विल पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन्स एंड दे विल कोएगुलेट द मिल्क प्रोटीन्स। कोएगुलेट मतलब पास पास ले आएंगे पार्शियली डाइजेस्टेड मिल्क प्रोटीन्स को। चीजें जब पास पास आती हैं तो उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है। तो दूध जो कि एक लिक्विड था, अब वो थोड़ा सा सेमी सॉलिड बन चुका है, दही कंपैरेटिवली गाढ़ा हो चुका है। और दही को पचाना भी आसान है। अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है तो दूध मत पी के जाओ, दही पी के जाओ या दही खा के जाओ। क्यों? क्योंकि दही को पचाना आसान है, क्योंकि दही जो है इसमें ऑलरेडी पार्शियली डाइजेस्टेड मिल्क प्रोटीन्स हैं, पहले ही पार्शियली डाइजेस्टेड है। आपकी बॉडी को उस दही को डाइजेस्ट करने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दूध पीते हो तो सारी की सारी मेहनत आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ही करनी पड़ेगी। यस, तो दही पचाना कंपैरेटिवली आसान है और दूध पचाना कंपैरेटिवली मुश्किल है। रात को दूध पी के सोओगे तो जब तक उठोगे तब तक पूरा दूध अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो रात को मेक श्योर दैट यू कंज्यूम मिल्क, एंड सुबह अगर आप नाश्ता कर रहे हो तो प्लीज मेक श्योर दैट यू कंज्यूम दही। ऐसा कहा जाता है, ऐसा नहीं है कि सुबह दूध पी लिया तो पचेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, आपकी मेन एनर्जी वहां पर लग रही होगी, तो बाकी काम जो है वहां पर आपकी एनर्जी थोड़ी बहुत इंपैक्ट होगी, थोड़ी बहुत हैम्पर होगी। तो स्टूडेंट लाइफ में मैं यही करता था कि हाँ, सुबह दही खा लिया और शाम को
या रात को सोने से पहले दूध पी लिया, ये एक आइडियल केस होता है। उसके अलावा अगर आप देखें मेरे भाई, तो दही जो है ये न्यूट्रिशनली भी काफी रिच माना जाता है, क्योंकि जब आपका दूध दही में कन्वर्ट हो रहा है उस टाइम पर जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैं वो इस दही के अंदर विटामिन B12 यानी विटामिन B12 की क्वांटिटी, साइनोकोबालामिन की क्वांटिटी जो है वो बढ़ा रहे होते हैं। एज वेल एज जब आप दही खाते हो तो ये आपके पेट में डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स जो है उसको भी ग्रो यूजुअली कम करने देता है, तो इट चेक्स द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आल्सो। सो ओवरऑल दही जो है न्यूट्रिशनली भी रिच है, इसको पचाना भी आसान है, तो इसीलिए दही कंज्यूम करना चाहिए, है ना। इसके अलावा अगर आप देखें तो मम्मी जब दही जमाती है तो दूध मैंने लिया, 1 चम्मच दही डाला। अब अगर सर्दी का टाइम है तो इस भगोने को, ये जो मेरे पास पतीला है, इसको मम्मी रैप करती है कपड़े से, है ना, और अलमारी में रख देती है कहीं पे, या किचन के नीचे जो स्लैब्स होती हैं वहां पे रख देती है, क्योंकि प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए इन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को डिवाइड करने के लिए, तो इन्हें यूजुअली गर्म कंडीशंस चाहिए होती हैं। गर्मी में देखोगे मस्त दही जम जाएगा, सर्दी में बहुत सारे तिगड़म लगाने पड़ते हैं, तब जाके अच्छा दही आपको नसीब होता है। यस, तो कौन सा माइक्रोब है जो दूध को दही बनाने में मदद कर रहा है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यानी ऐसा कोई भी बैक्टीरिया जो लैक्टिक एसिड बनाता है वो ये काम कर सकता है। इन्हें लैब कहते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। फॉर एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस, बैसिलस मतलब रॉड शेप बैक्टीरिया है जो लैक्टिक एसिड बनाता है, ये लैब का ही एक एग्जाम्पल है। तो थोड़ा अमाउंट ऑफ दही आपने ऐड किया, किसमें? दूध में। इस थोड़े से अमाउंट ऑफ दही को आप इनोक्युलम या स्टार्टर कहते हो, जो आपका प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है, दही जमने के प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। तो इस इनिशियल स्टार्टर में मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया थे, और ये क्या करेंगे, लैक्टिक एसिड और बनाना शुरू कर देंगे, जिससे मिल्क प्रोटीन्स जो हैं पार्शियली डाइजेस्ट हो जाएंगे और कोएगुलेट हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो दही है इसमें विटामिन B12 की क्वांटिटी भी अच्छी खासी होती है, और यह डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को भी चेक करता है, यानी आपके एलिमेंट्री कैनाल में डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स कम ग्रो करने देता है, तो आपको बीमारियों से भी बचाता है। तो न्यूट्रिशनली भी रिच है, एज वेल एज इसको कंज्यूम करना भी कंपैरेटिवली आसान है, पचने में भी काफी कम टाइम लगता है दही को, इसीलिए एक अच्छा प्रोडक्ट है ना। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ल्यूकोनोस्टॉक और लैक्टोबैसिलस, यानी सेम लैक्टोबैसिलस जो है ये डो बनाता है इडली और डोसा का। यानी अगर आपको इडली डोसा बनाना है तो व्हाइट कलर का डो आप बनाते हो, राइस का, दालों का डो बनाते हो, है ना, और उसकी पफ्ड अप अपीयरेंस आपको दिखाई देती है, थोड़ा फूला फूला सा वो डो होता है, बिकॉज यहां पे CO2 गैस जो है इवॉल्व हो रही होती है। तो CO2 गैस की वजह से ये पफ्ड अप अपीयरेंस आपको, फूली फूली अपीयरेंस आपको दिखाई देती है। तो बैक्टीरिया जो है, जैसे लैक्टोबैसिलस ये भी एक बैक्टीरिया है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो बैक्टीरिया जो है ये इडली और डोसा का डो बनाने में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आप ब्रेड के डो की बात करें तो ब्रेड का डो जो है ये कौन बनाता है? ईस्ट बनाता है, यानी सैक्रोमाइसिस बनाता है। तो सैक्रोमाइसिस जो है दोनों काम कर रहा था, ब्रेड भी बना रहा था और शराब भी। जब मैंने आपको फंगस पढ़ाया था उस टाइम पर आपको बताया था कि गंगाधर ही शक्तिमान है। दिन में ये जो सैक्रोमाइसिस है ये ब्रेड बनाता है, यानी इसे कहा जाता है बेकर्स ईस्ट। मम्मी पापा को लगा है कि बच्चा तो बेकरी में काम कर रहा है, ब्रेड बना रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन रात को यही बच्चा जो है शराब की भट्टी पे जाके शराब बनाता है, यानी इसी को हम लोग कहते हैं ब्रिवर्स ईस्ट, यानी ब्रिवरी इंडस्ट्री में भी काम आता है। गंगाधर ही शक्तिमान है, जो सैक्रोमाइसिस है वही बेकर्स ईस्ट है और वही ब्रिवर्स ईस्ट है। सो अगर आप ब्रेड के डो की बात करें तो ये कौन बनाएगा? ये बनाएगा मेरे दोस्त ईस्ट, यानी फंगस। लेकिन अगर आप इडली और डोसा के डो की बात करें तो ये कौन बनाएगा? ये बनाएगा बैक्टीरिया, जैसे ल्यूकोनोस्टॉक या फिर आपका लैक्टोबैसिलस। और यहां पर ये जो डो है ये भी फूला फूला होता है बिकॉज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ CO2। तो CO2 कहां इवॉल्व होती है? आपको रेस्पिरेशन में मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा। 2 प्रकार की फर्मेंटेशन होती है, अल्कोहलिक एज वेल एज आपका लैक्टिक एसिड। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है यूजुअली वहां पर CO2 निकल रही होती है। तो नोट में यही बात लिखवा दी है कि पफ्ड अप अपीयरेंस, फूली फूली अपीयरेंस जो होती है डो की, ये होती है CO2 गैस की वजह से, है ना। टॉडी, जिसे हम ताड़ी भी कहते हैं, ये एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ इंडिया की, और ये पाम सैप से तैयार की जाती है। जो पाम के पेड़ हैं उनके स्टेम से सैप निकाला जाता है, लिक्विड निकाला जाता है, और उसको फर्मेंट करा के एक ड्रिंक बनाई जाती है जिसको ताड़ी या टॉडी कहा जाता है। चीज जो है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम है जहां माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया गया। तो चीज वो आइटम है जहां पर माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया गया पहली बार इसको बनाने के लिए। बहुत पुराने टाइम से चीज बन रहा है, और अलग अलग चीज जो है इनका टेक्सचर, यानी इनको आप जब फील करोगे तो अलग से
इनका टेक्सचर आपको महसूस होगा, कोई स्मूथ होगा, कोई थोड़ा सा रफ होगा, किसी में होल्स होंगे, किसी में छोटे 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 ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होंगे। तो इनका टेक्सचर, इनका फ्लेवर, इनका टेस्ट, इनकी स्मेल ये अलग अलग होती है, इसीलिए अलग अलग प्रकार के चीज जो है मार्केट में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्विस चीज है, ये आपको मैं खिलाऊंगा। स्विस चीज जो आपने टॉम एंड जेरी में देखा होगा, बड़े बड़े छेद होते हैं इस पीले कलर के चीज में, वो जो छेद होते हैं वो भी CO2 की वजह से होते हैं। यहां पर भी आपकी फर्मेंटेशन होती है अल्कोहलिक वाली, CO2 की वजह से ही पफ्ड अप अपीयरेंस थी डो की, और CO2 की वजह से ही स्विस चीज में छेद थे। ये आपको मैं खिलाऊंगा स्विस चीज। तो प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, शर्मा जी ने आपको स्विस चीज खिलाया, ये याद रखना। तो शर्मानी नाम आते ही आप स्विस चीज मार्क कर देंगे कि स्विस चीज किससे बना, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। नाम से ही पता लग रहा है प्रोपियोनिबैक्टीरियम, नाम में ही बैक्टीरियम है, यानी ये बैक्टीरिया से बनने वाला चीज है। सिमिलरली और भी अलग अलग प्रकार के चीज हैं, जैसे रॉक्यूफोर्ट चीज, ये बनाएगा पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी। आपको पता है पेनिसिलियम जो है ये तो फंगस है। सिमिलरली कॉमेम्बर्ट चीज ये बनाएगा आपका पेनिसिलियम कॉमेम्बर्टी। रॉक्यूफोर्ट चीज बनाएगा रॉक्यूफोर्टी, कॉमेम्बर्ट चीज बनाएगा कॉमेम्बर्टी। पेनिसिलियम पेनिसिलियम, यानी ये दोनों चीज जो है ये फंगस से बनते हैं। एज वेल एज ये जो ऊपर वाला स्विस चीज है ये बन रहा है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी से। बैक्टीरियम शर्मानी यानी ये बैक्टीरिया से बनेगा, बाकी नीचे वाले दोनों आपके फंगस से बन रहे हैं। करेक्ट। और भी माइक्रोब्स हैं जो अलग अलग चीजों को फर्मेंट करते हैं और फूड आइटम्स बनाते हैं, जैसे कि सोया सॉस बनता है जब आप सोयाबीन को फर्मेंट करते हो। इसी प्रकार से आप बंबू की जो हर्बेशियस शूट हैं, हरी भरी शूट है, नाजुक सी शूट है, उसको भी फर्मेंट करके, फिशेस को भी फर्मेंट करके अलग अलग चीजें बना सकते हो। जैसे आप सोफू बना सकते हो, तूफू बना सकते हो, टेम्पेह बना सकते हो। सोफू SOFU, तूफू TUFU, टेम्पेह TEMPEH। अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। सोया से सोया सॉस याद कर लो, बस यही याद कर लोगे तो भी हो जाएगा। अलग अलग डिशेस के नाम याद करने की जरूरत नहीं है। आप बस ये देखिएगा कि अदर देन दीज प्रोडक्ट्स और भी चीजें बन सकती हैं खाने पीने की, जैसे कि आपका सोयाबीन भी फर्मेंट किया जा सकता है, मछलियां यानी फिशेस भी फर्मेंट की जा सकती हैं, एंड बंबू शूट भी फर्मेंट की जा सकती है, जिससे अलग अलग खाने की चीजें बने। अब ये देखिए, इतनी सी बात थी और हमारा पहला जो टॉपिक है ये आधा कंप्लीट हो गया, यानी माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड। क्या क्या बनाया हमने घर पे इस्तेमाल करने के लिए माइक्रोब्स को यूज करके। सबसे पहले हमने दूध से दही बनाया, लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया यहां पर इस्तेमाल किया। दूसरा हमने क्या बनाया, इडली डोसा बनाने के लिए डो बनाया, जिसमें बैक्टीरिया का ही इस्तेमाल किया, लैक्टोबैसिलस या ल्यूकोनोस्टॉक। तीसरा हमने ब्रेड बनाने के लिए डो तैयार किया, जो कि बेकर्स ईस्ट यानी सैक्रोमाइसिस ने बनाया। उसके बाद हमने ताड़ी बनाई यानी टॉडी बनाई, जो कि फर्मेंटेशन से बनी थी। किसकी फर्मेंटेशन से, सैप ऑफ पाम, इसकी फर्मेंटेशन से हमने क्या बना दिया, ताड़ी बना दी। और उसके अलावा मेरे दोस्त हमने चीज बना दिए अलग अलग प्रकार के। फॉर एग्जांपल स्विस चीज जो कि बनाता है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, उसके अलावा रॉक्यूफोर्ट चीज जो बनाएगा पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी, कॉमेम्बर्ट चीज जो बनाएगा पेनिसिलियम कॉमेम्बर्टी, एंड उसके अलावा मेरे दोस्त आप सोयाबीन को, बंबू की शूट्स को, एज वेल एज फिशेस को भी फर्मेंट कर सकते हो। सोया सॉस, सूफू, तोफू, टेम्पेह जैसी और डिशेस तैयार कर सकते हो। यह पूरा एक रिवीजन था यहां तक का कि माइक्रोब्स आपके हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं। अब घर में अगर दही जमा रहे हो तो 1 kg दही बना लिया, लेट्स से अगर फैमिली के साथ रहते हो 1 kg दही बना लिया, सबने उस दही को खा लिया थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन जब आप इंडस्ट्रियल स्केल की बात करते हो, जब आप एक बड़े पैमाने पर चीजों को बनाने की कोशिश करते हो, तो आपको बड़े बड़े बर्तनों में यह काम करना होता है। फिर आपको 1 kg, 2 kg, 5 kg दही नहीं बनाना है, आपको और ज्यादा दही तैयार करना है। सो आपको बड़े बड़े बर्तन चाहिए होते हैं जिनमें फर्मेंटेशन हो पाए, जिनमें माइक्रोब्स अपना काम बेहतरीन तरीके से कर पाए। इन बड़े बड़े बर्तनों को, कंटेनर्स को हम लोग फर्मेंटर्स कहते हैं। और ये जो फर्मेंटर्स है मेरे दोस्त, ये 100 लीटर से 1000 लीटर तक के हो सकते हैं। अब समझ लीजिए मुझे कोई चीज 5000 लीटर बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं 5000 लीटर के कंटेनर्स को साथ में सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा, तो 5000 लीटर की ऑक्यूपेंसी मेरे पास आ जाएगी और मैं बहुत लार्ज स्केल पर भी चीजों को बना सकता हूं। फॉर एग्जांपल अगर कोई दवाई बन रही है, तो मैं ये नहीं चाहूंगा ना कि वो दवाई जो है सिर्फ 4 बंदे यूज करें। अगर मैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में दवाई बनाऊंगा तो मैं उसको मार्केट में बेच भी पाऊंगा, एज वेल एज कई लोगों का भला हो पाएगा। और जब आप ज्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदते हो तो आपको भी सस्ता पड़ता है। इसलिए इंडस्ट्रियल स्केल पे आप चाहोगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में चीजें बने, है ना। अब कोई बेवरेज बनाने वाली फैक्ट्री है तो वहां भी वो चाहेंगे कि ज्यादा बेवरेज बनाए, जिससे कि उनको रॉ मटेरियल और सस्ता पड़े एंड अल्टीमेटली वो और सस्ती
चीजें बना सके, कम भाव में चीजें खरीद सके, नापतोल कर सके एंड देन ज्यादा मुनाफा कमा सके। तो इंडस्ट्रियल स्केल पे बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स में आप चीजें बना रहे होते हो। जैसे मेन जो है इंडस्ट्रियल स्केल पे वो है दवा, दारू। दवा भी बनेगी यानी एंटीबायोटिक्स भी बनेंगी एंड दारू यानी बेवरेजेस भी बनेंगे। तो दारू बनाने वाला जो आपका ईस्ट था वो सेम ही ईस्ट था जो दिन में बेकरी में काम करता है, वही रात को शराब की भट्टी पे आ रहा था। इसे ब्रीवर्स ईस्ट कहा, यानी ये सेम सैकरोमाइसिस है। ये अलग अलग सीरियल्स को यानी अलग अलग अनाजों को, खाद्य पदार्थों को एज वेल एज फ्रूट्स को फर्मेंट करेगा। जैसे अलग अलग शराब आती है, कोई अंगूर से बनती है, कोई संतरा से बनती है, कोई एप्पल से बनती है ना, कोई जौ से बनती है। तो जो जौ से बन रही है, जो वीट से बन रही है, वो आपके क्या हो गए, सीरियल वाली शराब हो गई, है ना, अनाज से बन रही है, दानों से बन रही है। एंड कुछ फ्रूट से, जैसा मैंने आपको एप्पल बताया, ग्रेप बताया, संतरा बताया, मौसमी बताया, है ना, तो वो सारी जो चीजें हैं वो फ्रूट है, उनको आप फर्मेंट करके बहुत कई दिनों तक आप उन्हें फर्मेंट करते हो और शराब तैयार करते हो। अब डिपेंडिंग अपॉन कि एक शराब जो है उसमें अल्कोहल की क्वांटिटी कितनी है, आप कह सकते हो कि ये शराब या तो विद डिस्टिलेशन बनेगी, अगर आपने जो शराब बनाई उसको आप और डिस्टिल करते जा रहे हो तो उसमें अल्कोहल की क्वांटिटी और बढ़ जाएगी, शराब और कॉन्सेंट्रेट होती जाएगी। और अगर आप विदाउट डिस्टिलेशन बना रहे हो, इसका मतलब मेरे भाई आपने डिस्टिलेशन नहीं करी है, यानी आपने शराब को और प्योरीफाई नहीं किया है और कंसंट्रेट नहीं किया है। तो यहां ये जो विदाउट डिस्टिलेशन बनी होंगी शराब, इनमें अल्कोहल की परसेंटेज, अल्कोहल की मात्रा कंपैरेटिवली कम होगी। तो आपने सुना होगा फ्रूट बियर का नाम, है ना, कई दोस्त बोलते हैं यार फ्रूट बियर है इसमें तो कुछ नहीं है, तो अल्कोहल उसमें कंपैरेटिवली कम होती है। फ्रूट बियर में वैसे अल्कोहल नहीं होती अनटिल अनलेस कोई ऊपर से ऐड ना कर दे, है ना। और बाकी जो मार्केट में बियर्स मिलती हैं उनमें भी अल्कोहल की क्वांटिटी कैन रेंज बिटवीन 1 to 5% या 1 to 10%। तो आपकी अल्कोहल की क्वांटिटी इसमें कंपैरेटिवली कम होती है मेरे दोस्त। तो विदाउट डिस्टिलेशन बनी बियर 4 अल्फाबेट और वाइन 4 अल्फाबेट। जैसे आपने सुना होगा कई देशों में रेड वाइन जो है वो डिनर के साथ पी जाती है। तो आप ये मान के चलिए इसमें अल्कोहल की क्वांटिटी कम है, सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूं, फ्रूट बियर और रेड वाइन ऐसे याद कर लीजिए। बचे हुए जितने भी हैं एनसीईआरटी में, विस्की, ब्रांडी, रम, इनमें क्या है, अल्कोहल की क्वांटिटी अच्छी खासी है। तो 4-4 अल्फाबेट वाले दोनों जो है फ्रूट बियर से याद कर लेना कि इनमें अल्कोहल की क्वांटिटी कम है, बाकी विस्की, ब्रांडी, रम में अल्कोहल की क्वांटिटी काफी ज्यादा है। यह है आपकी शराब की बात। अब अगर मैं एंटीबायोटिक की बात करूं तो एंटीबायोटिक जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। एंटी, ये एंटी पुलिस बुला लेगी वाली एंटी नहीं है। एंटी का मतलब होता है अपोजिट, यानी किसी चीज का विरोध करना, किसी चीज को अपोज करना। एंड बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी ये लाइफ का अपोज करते हैं। सर ये तो दवाई है, तो लाइफ का अपोज कैसे करते हैं? भाई हमारे लिए तो दे आर प्रो लाइफ, हमारी तो जिंदगी बचाते हैं, लेकिन हमें जो नुकसान पहुंचा रहा है उस माइक्रोब की तो बैंड बजा देते हैं ना, उसके लिए तो दे आर एंटीबायोटिक, उसकी तो जान चली जा रही है, हमारी जिंदगी जरूर बच रही है। सो अगर कोई पूछे कि एंटीबायोटिक का नाम क्यों एंटीबायोटिक रखा गया, क्योंकि वो हमें नुकसान पहुंचाने वाले माइक्रोब्स की लाइफ के अगेंस्ट है, हमारे लिए तो ये लाइफ सपोर्टर एलिमेंट्स हो जाएंगे। करेक्ट। सो 20वीं सदी की सबसे बड़ी डिस्कवरी जो है वो एंटीबायोटिक को ही माना गया, यानी सन 1900 से 2000 के बीच में जो डिस्कवरीज हुई उनमें से सबसे सिग्निफिकेंट डिस्कवरी जो है वो एंटीबायोटिक को माना गया, क्योंकि इसने कई सारी जानें जो हैं वो बचाई, कई लोगों की जानें बचाई। कैसे बचाई? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वेरी वेरी कॉन्क्रीटली। यहां पर देखिए, पहली जो एंटीबायोटिक बनी वो आपको पता है अच्छे तरीके से, वो फंगस से बनी थी, जिसे हम पेनिसिलिन कहते हैं। पेनिसिलिन किससे मिली होगी, कौन सी फंगस से मिली होगी? हमें पता है पेनिसिलियम से मिली होगी, इसीलिए उसका नाम पेनिसिलिन रखा गया। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट जो थे वो एक बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे जिसका नाम था स्टेफाइलोकोकस। तो इन्होंने अलग अलग कल्चर प्लेट्स में, अलग अलग पेट्री प्लेट्स में स्टेफाइलोकोकस को ग्रो कर रखा था, और बहुत सारी प्लेट्स इकट्ठी हो गई थी, उन्हें साइड में रखते जा रहे थे, वॉश नहीं कर रहे थे, धो नहीं रहे थे। तो इन्होंने देखा कि अब कोई अगर बर्तन बहुत लंबे टाइम तक अगर आप नहीं धो रहे हो तो उस पर फफूंदी जम जाएगी, फंगस जम जाएगी। इन्होंने देखा कि कुछ प्लेट्स पे फफूंदी जम गई है, फंगस जम गई है, और इन्होंने नोटिस किया कि जहां जहां ये फंगस उगी, जहां जहां ये फंगस उगी उसके आसपास कोई बैक्टीरिया नहीं आ रहा है, और अगर आ भी रहा है तो उस बैक्टीरिया की डेथ हो जा रही है, यानी एक क्लियर जोन दिखाई दिया। यहां पर देखो बैक्टीरिया मस्त उगे हुए हैं, लेकिन यहां पर जहां पर फंगस थी वहां पर बैक्टीरिया नहीं उग पा रहे हैं, क्लियर जोन आपको दिखाई दे रहा है। करेक्ट।
तो पहली जो एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन, ये आपकी डिस्कवर की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये स्टेफाइलोकोकस नाम के बैक्टीरिया पे रिसर्च कर रहा था, जो यहां पर मैंने ब्लू से दिखाई है। और जब साहब रिसर्च कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि अनवॉश्ड प्लेट्स पे फंगस जमा हो चुकी है, जिस फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, तो ये फंगस जब जमा हुई पेनिसिलियम नोटेटम, तो इन्होंने देखा कि इसके आसपास क्लियर जोन है। इस फंगस के आसपास कोई भी स्टेफाइलोकोकस ग्रो नहीं कर पा रहा है, पेनिसिलियम के अराउंड कोई भी स्टेफाइलोकोकस ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो इनके दिमाग की बत्ती जली। इन्होंने कहा कि मेरे भाई, ऐसा कौन सा केमिकल है जो इस बैक्टीरिया को मार रहा है? अगर मैं उस केमिकल को एक्सट्रैक्ट कर लूं तो जाहिर सी बात है मैं और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों को भी रोक पाऊंगा। तो इन्होंने क्या किया, पेनिसिलिन को एक्सट्रैक्ट कर लिया। लेकिन पेनिसिलिन अभी उतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर रही थी, इसलिए दो साइंटिस्ट और आए। तो फुल पोटेंशियल जो है पेनिसिलिन का, ये किन्होंने एक्सप्लोर किया? ये एक्सप्लोर किया अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरी साहब ने। तो चेन और फ्लोरी साहब ने भी ज्वाइन किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब को। एंड वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कई सारे अमेरिकन सोल्जर्स की जान बचाने में इस मेडिसिन ने खूब रोल निभाया। तो फ्लेमिंग साहब को, चेन और फ्लोरी साहब को नोबेल प्राइज दिया गया 1945 में फॉर दिस वंडरफुल डिस्कवरी कि इन्होंने एक फंगस से एंटीबायोटिक एक्सट्रैक्ट की और उसका फुल पोटेंशियल एस्टेब्लिश किया। तो तीनों भाइयों को, तीन भाई तीन तबाही, तीनों को ही जो है 1945 में नोबेल प्राइज, जो कि साइंटिफिक फ्रेटर्निटी का सबसे हाईएस्ट रिवॉर्ड है, उससे सम्मानित किया गया। सबसे हाईएस्ट अवार्ड एंड रिवॉर्ड दोनों से सम्मानित किया गया। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि नोबेल प्राइज जिन साइंटिस्ट को मिलता है उन्हें सब्जेक्ट वाइज $1 मिलियन की धनराशि भी दी जाती है। यानी अगर आप नोबेल प्राइज जीतते हैं तो आपको आज के दिन के हिसाब से 8,40,00,000 का इनाम दिया जाएगा। आपको नोबेल कमेटी की तरफ से एक डिप्लोमा दिया जाएगा और उसके साथ साथ नोबेल मेडल दिया जाएगा, जिसपे सर अल्फ्रेड नोबेल की तस्वीर लगी होती है, या फिर आप कह लीजिए 3D में जो है बेसिकली उसे इम्प्रिंट किया जाता है। तो बहुत बेहतरीन मेडल है, बहुत बेहतरीन, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध डिप्लोमा है और उसके साथ कैश रिवॉर्ड है। हालांकि नोबेल प्राइज तक जो साइंटिस्ट जाते हैं वो पहले ही बहुत ज्यादा बिग शॉट होते हैं, तो वो पैसे के लिए काम करते ही नहीं है। बट स्टिल अल्फ्रेड नोबेल साहब की जो भी प्रॉपर्टी थी, उनसे आने वाला जो रेवेन्यू है वो साइंटिफिक चीजों के लिए ही इस्तेमाल हो, इसीलिए जितने भी सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज दिया जाता है उसके साथ एक कैश रिवॉर्ड भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जब भी ये सेरेमनीज होती हैं, राइट। तो एंटीबायोटिक्स जो है, इन्होंने हमारी लाइफ को आज के दिन में बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया है। कई ऐसी डिजीजेस हैं जिनसे हम आसानी से लड़ सकते हैं और कुछ डिजीज जो है गायब भी हो चुकी हैं। जैसे मेरे भाई प्लेग जैसी डिजीज जो है, ये भी अब हमें बहुत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वूपिंग कफ, कफ इज रिलेटेड टू खांसी, तो इसे काली खांसी कह दिया, याद रखने की जरूरत नहीं है। डिप्थेरिया को कह दिया गल गोटू, डीजीजी याद कर लीजिए, आप डीपीपी सॉल्व करते हो, यहां डीजीजी बोल दीजिए। एंड लेप्रोजी में, रोजी में रो का साउंड आ रहा है, इसे कुष्ठ रोग कहते हैं। तो रो से आप मैच कर सकते हैं, लेप्रोजी एंड कुष्ठ रोग, रो से याद कर सकते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो प्लेग का कॉमन नाम आपके सिलेबस में नहीं है, यहां है कफ जिसे खांसी कहते हैं, तो ये वैसे याद नहीं करना। कुष्ठ रोग जो है इसे लेप्रोजी कहते हैं, रो से वैसे याद हो गया। तो डिप्थेरिया ऑटोमेटिकली एलिमिनेशन से आप मार्क कर पाएंगे। मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन यहां पर बनता है, जो कि अब आप आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये दो चीजें थी, दवा और दारू, जो इंडस्ट्रियल स्केल पे आप बनाते हैं। इसके अलावा और भी चीजें हैं जो इंडस्ट्रियल स्केल पे आप बना रहे होते हैं, उनके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं मेरे भाई। फॉर एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड बनाता है एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस का एग्जाम्पल हम लोग पढ़ चुके हैं फंगस में, है ना। जब आप एस्कोमाइसिटिस के एग्जाम्पल पढ़ रहे थे उस टाइम पर आपको एक ट्रिक बताई गई थी, नासा NACA, न्यूरोस्पोरा एस्परजिलस क्लेविसेप्स। तो ये एस्कोमाइसिटिस का मेंबर है, हमें पहले से पता है। इस एस्परजिलस से सिट्रिक एसिड बनता है। एसिटिक एसिड किससे बनेगा भाई, नाम ही है एसिटिक एसिड, तो ये बनेगा एसिटोबैक्टर एसिटी से। एसिटो नाम में ही आ रहा है, एसिटोबैक्टर, बैक्टर स्टैंड्स फॉर बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया है, याद रखने की जरूरत नहीं है। ब्यूटायरिक एसिड किससे बनेगा, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ब्यूटाई है ना, तो ये बैक्टीरिया है, ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है। सर ये क्यों याद रखने की जरूरत नहीं है, जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया है ये बीमारी कॉज कर सकते हैं आपके अंदर। अच्छा ये बोतल के ढक्कन दिख रहे हैं ऊपर, अभी ध्यान दिया मैंने, है ना, ओके हाँ अब ठीक है। तो बैक्टीरिया जो है आपके अंदर और प्लांट्स के अंदर बीमारी भी कॉज कर सकते हैं। याद कराया था एक ट्रिक से जिसका नाम था CTCT, कॉलेरा, टाइफॉइड, सिट्रस कैंकर एंड टिटनस। तो कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरी,
टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी, सिट्रस कैंकर ज़ैंथोमोनास सिट्री एंड टिटनस क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। तो क्लोस्ट्रीडियम शब्द बैक्टीरिया से रिलेटेड है, तो यहाँ क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम है। स्पीसीज ही तो अलग है, जीनस तो सेम ही है क्लोस्ट्रीडियम, तो बैक्टीरिया ही तो हुआ। चीजों को लिंक करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। लैक्टिक एसिड अभी पढ़ा था, लैक्टोबैसिलस, बैसिलस यानी रॉड शेप बैक्टीरिया, याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा देखो लॉन्ड्री में यूज होते हैं ऑयल स्टेन को रिमूव करने के लिए कौन से केमिकल? ऑयल, जो कि एक टाइप का लिपिड है। आप पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में कि ऑयल्स, वैक्सेस ये लिपिड कैटेगरी में आते हैं। लिपिड को तोड़ने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? लाइपेज। तो ऐसे एंजाइम्स जो कि लॉन्ड्री केमिकल्स में यूज किए जाते हैं उन्हें लाइपेज कहते हैं। समझ लीजिए मेरा कपड़ा है, इस पे ऑयली मार्क लग गया, कुछ अचार वचार का तेल गिर गया और मेरा कपड़ा गंदा हो गया। तो अब इस ऑयल को मैं नॉर्मल डिटर्जेंट से अगर साफ करूंगा तो हो सकता है इसके दाग धब्बे रह जाए। तो मैं क्या करूंगा, लाइपेज डाल दूंगा इसके ऊपर, तो ये जो ऑयल है या लिपिड है डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके बाद इस पे ब्रश को अगर मैं रगड़ दूंगा तो छोटे छोटे जो स्टेन्स हैं वो उड़ जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो लाइपेज लिपिड को यानी ऑयल को तोड़ता है, तो लॉन्ड्री में इस्तेमाल किया जाता है, डिटर्जेंट्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस में ऐड किया जाता है। उसके अलावा देखिए मेरे भाई, क्लियरिंग ऑफ बॉटल्ड जूस। घर पे जो जूस बनाते हैं वो उतना क्लियर नहीं होता है ना, किसी कोई पार्ट मोटा है उस जूस का, है ना, अचानक से पल्प बहुत सारा आ गया, या कहीं पल्प एकदम कम है, कहीं दूध ही रह गया। तो आप घर पे जो आमरस बनाएंगे वो यूनिफॉर्म नहीं है। लेकिन अगर आप स्लाइस की बोतल खरीदें या माजा की बोतल खरीदें या फ्रूटी पिए तो वो ज्यादा क्लियर है, यूनिफॉर्म है, क्योंकि वहां पर ये जो बड़े बड़े पल्प मॉलिक्यूल्स हैं इनको तोड़ने के लिए आप प्रोटीएज और पेक्टिनेज नाम के एंजाइम को इस्तेमाल करते हैं। जो बड़े बड़े प्रोटीन है वो प्रोटीएज तोड़ देगा, और जो पेक्टिन के सेल वॉल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन की बनती है, तो पेक्टिन को तोड़ने के लिए पेक्टिन आ जाएगा और उसको भी आप डिग्रेड कर ले जाओगे, तो यूनिफॉर्म बड़े बड़े पार्टिकल्स टूट जाएंगे, तो यूनिफॉर्म जूस आपको देखने को मिलेगा। क्लॉट बस्टर, अगर आपकी ब्लड वेसल है और उसमें क्लॉट बन जाए तो ब्लड वेसल जो है वो क्लॉग हो जाएगी, जाम हो जाएगी, ब्लड जो है अच्छे तरीके से नहीं बह पाएगा। इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि इस क्लॉट को तोड़ा जाए, है ना। तो ऐसे पेशेंट्स जिनमें मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन होता है, जिनको हार्ट संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं, भाई अगर ब्लड वेसल क्लॉग हो गई तो हार्ट पे दबाव पड़ेगा ना, उसको और जोर से ब्लड पंप करना पड़ेगा, जिससे ब्लड जो है बहुत तेजी से भागे और इस क्लॉट को तोड़ दे। अब क्लॉट अगर बहुत ज्यादा मोटा है तो हार्ट जोर लगाए जा रहा है, लेकिन फिर भी ये क्लॉट नहीं टूट रहा। एक टाइम के बाद जो है हार्ट फेल हो जाएगा, जैसे मोटर फूक जाती है ना। आप अगर घर पे पानी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हो, टंकी में पानी चढ़ाना चाहते हो, बीच में अगर आप नलकी पे पैर रख के बैठ गए और मोटर पूरा जोर लगा रही है, 2 मिनट में फूक जाएगी, धुआं उठ जाएगा और मोटर चलना बंद हो जाएगी। सेम केस है आपका हार्ट का और ब्लड वेसल का। अगर ब्लड वेसल रास्ते में जाम है, हार्ट कई देर तो पुश लगाएगा, एक टाइम के बाद फेल हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। इसीलिए इस क्लॉट को तोड़ना बहुत जरूरी है। तो यहां पर आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम की मेडिसिन काम आती है। स्ट्रेप्टोकाइनेज कौन बनाएगा? स्ट्रेप्टोकोकस। और नाम ही पता है भैया, अगर कॉकस है तो राउंड राउंड बैक्टीरिया ही होगा, तो याद करने की जरूरत नहीं है। साइक्लोस्पोरिन ए, इट इज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, यानी आपके इम्यून सिस्टम को ये सप्रेस करता है। समझ लीजिए मैं बीमार हो गया और मुझे किसी ऑर्गन की जरूरत है, लेट्स से मेरा एक किडनी जो है वो खराब हो गई। अब मुझे किडनी की जरूरत है डोनर से। अब डोनर जो है वो मुझे किडनी दे रहा है, लेकिन वो किडनी लेट्स से मैच नहीं हुई, लेकिन मुझे जिंदा रहने के लिए किडनी की आवश्यकता भी है। अब अगर वो किडनी मैच नहीं हुई है तो मैं क्या कर दूंगा, अपने इम्यून सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर दूंगा। मैं कहूंगा कि मेरा इम्यून सिस्टम इस किडनी पे हमला कर देगा, नई वाली किडनी पे, इसे फॉरेन ऑब्जेक्ट समझ के मैं अपने इम्यून सिस्टम को ही सप्रेस कर देता हूं। तो उसके लिए मैं क्या कंज्यूम कर लूंगा? साइक्लोस्पोरिन ए, इट इज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। तो ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट में काफी हेल्प करता है। हाँ, अब देखो मेरे अंदर किडनी तो लग गई है, मेरी बॉडी उस पर हमला नहीं कर रही, मेरा इम्यून सिस्टम उस पर हमला नहीं कर रहा, लेकिन अब मुझे सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि बाहर से कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट, कोई भी बैक्टीरिया, फंगस अगर मेरी बॉडी में आ गया तो वो मुझे बीमारी दे सकता है, क्योंकि मेरा इम्यून सिस्टम अब उस पर भी अटैक नहीं करेगा। दैट्स व्हाई इट इज अ प्रॉब्लम, है ना। तो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट आपकी जान बचाता है, लेकिन उसके बाद आपको सतर्क बहुत रहना पड़ता है। सो साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से बनता है। स्पोर, स्पोर का साउंड आ रहा है, ये आप याद कर सकते हो। ट्राइकोडर्मा इज अ फंगस, है ना। यहां देखिए स्टैटिन क्या है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ये बनता है मोनास्कस परप्यूरियस नाम के फंगस से या ईस्ट से। तो मोनास्कस से नाम याद करिए, मोना।
मोना जो है लड़की है तो जाहिर सी बात है मोटी नहीं होना चाहती, अपने आप को स्लिम ट्रिम रखना चाहती है, तो ये चाहती है कि मेरी बॉडी में कम कोलेस्ट्रॉल बने, जितना है उतना ही रहे, बढ़े ना। तो ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को स्टैटिक करना चाहती है, इसीलिए मोना जो है स्टैटिन बना लेती है, विच इज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है यह स्टैटिन। कैसे? कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला जो एंजाइम है हमारी बॉडी में, उससे जाके कंपेटिटिवली बाइंड कर जाएगा। कंपेटिटिव बाइंडिंग मतलब अब ये कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला एंजाइम है, एक तरफ आपका कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले मॉलिक्यूल हैं, दूसरी तरफ इनहिबिटर हैं। इनहिबिटर की मात्रा ज्यादा कर दो, यही एंजाइम से जाकर बाइंड कर जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला सबस्ट्रेट बाइंड ही नहीं कर पाएगा, तो कोलेस्ट्रॉल बनेगा ही नहीं, तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। मोना देवी खुश, उन्होंने ब्लड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को स्टैटिक कर लिया है। तो स्टैटिन बनाता है कौन? मोनास्कस परप्यूरियस। ये सारी बातें हमने देखी, नाम से ही अधिकतर चीजें आप डिकोड कर पाएंगे, और पीवाईक्यू खूब आते हैं यहां से। मेन जो सवाल बनेगा आपका यहीं से बनेगा, इसी आर्टिकल से बनेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ टुडेज चैप्टर। 3 हिस्सों में मैंने इस चैप्टर को तोड़ा है। पहला हिस्सा हमने खत्म किया है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड एंड माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रीज। ये जो पहला हिस्सा है आप मान के चलिए, मोर देन 50% पीवाईक्यूज आपके खत्म हो जाएंगे, और इसी से सबसे ज्यादा सवाल वैसे भी ऑन एन एवरेज पूछे जाते हैं। एक बार हम सवाल देख लेते हैं और फिर कुछ पीवाईक्यूज को भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी ब्रेड भी बनाता है तो बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं, शराब भी बनाता है तो ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं, फर्मेंटेड ईस्ट इसको नहीं कहते, तो उत्तर हो जाएगा बोथ 1 and 2। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो? CO2। और इसके अलावा स्विस चीज में जो बड़े बड़े छेद थे वो भी CO2 की वजह से थे। विच बैक्टीरियम हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ स्विस चीज? ये आपको मैंने खिलाया था, यानी प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, शर्मा जी ने आपको स्विस चीज खिलाया था, बड़े बड़े होल्स वाला। ठीक है। ओल्डेस्ट फूड आइटम जिसमें माइक्रोब इस्तेमाल हुए थे, चीज, ये बात एनसीईआरटी में दी हुई है, मैंने भी आपको बताई है। लैक्टोबैसिलस मीडिएटेड चेंज ऑफ मिल्क टू कर्ड अकर्स ड्यू टू, यानी लैक्टोबैसिलस ऐसा क्या करता है दूध में कि उसका दही बन जाता है? कोएगुलेशन एंड पार्शियल डाइजेशन ऑफ मिल्क फैट, नहीं भैया मिल्क प्रोटीन। कोएगुलेशन एंड पार्शियल डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, एकदम सही बात है, सारी बातें करेक्ट है। कोएगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन एंड कंप्लीट डाइजेशन, नहीं, पार्शियल डाइजेशन कर देगा लैक्टोबैसिलस, बाकी पार्शियल डाइजेशन आपकी बॉडी में होगी। कोएगुलेशन एंड कंप्लीट डाइजेशन नहीं, पार्शियल डाइजेशन वो भी मिल्क प्रोटीन की, और कोएगुलेशन की जिससे कि आपका क्या हो जाए, दूध जो है गाढ़ा होकर दही बन जाए, तो कोएगुलेशन भी होगी। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड एंड इंप्रूव्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी, क्योंकि विटामिन B12 यानी साइनोकोबालेमिन की मात्रा ये बढ़ा देता है। The most abundant prokaryote helpful to human in making curd from milk in production of antibiotics are one categorized as. Now this question is very important. This question is from chapter biological classification. Chapter biological classification में प्रोकैरियोट वाली कैटेगरी में जाइए, यानी किंगडम मोनेरा में, और वहां आपको एक बात दिखाई देगी कि हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स जो हैं, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है, इनका ह्यूमन की डेली लाइफ से काफी कुछ लेना देना है। और वहीं पर बता रखा है, चाहे एंटीबायोटिक बनाने की बात हो या फिर आपका यहां पर दही बनाने की बात हो, ये कौन कर रहा होता है? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कर रहे होते हैं, क्योंकि मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया है। ये बात आपकी चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से उठाकर मैं यहां पर लेके आया हूं एज अ क्वेश्चन। बहुत प्यारा सवाल है, हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। द बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए, नाम में ही क्या है? स्पोरिन। तो कौन बना रहा था? साइक्लोस्पोरिन ए बना रहा था ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। स्पोर, स्पोर का साउंड आ रहा था। अच्छा, क्या करता है ये पूछा है, तो साइक्लोस्पोरिन ए क्या करता है? इट्स एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। तो ये आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट में काम आता है। जब आपके अंदर कोई ऑर्गन आ रहा है, फॉरेन ऑर्गन, तो आपके इम्यून सिस्टम को ये सप्रेस करने में हेल्प करेगा। पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक व्हिच वाज अ चांस डिस्कवरी, इसे सेरेंडिपिटी कहते हैं, है ना? चांस डिस्कवरी, यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब कुछ और कर रहे थे, हो गया इनसे कुछ और, क्योंकि ये बहुत ऑब्जर्वेंट थे, तो ऐसे कामों को सेरेंडिपिटी कहते हैं हम लोग। कर कुछ और रहे थे पर उसकी जगह कुछ और ब्रिलियंट काम निकल गया, है ना? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एट दैट टाइम वाज वर्किंग ऑन, वो स्टेफाइलोकोकस पे काम कर रहे थे, और उन्होंने बाद में एक मोल्ड को यानी फंगस को नोटिस किया जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, विच इज हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन। ऑयल इज अ लिपिड, इसको तोड़ने वाले एंजाइम को हम लाइपेज कहेंगे, बिल्कुल लाइपेज कहेंगे। स्टैटिन, स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने वाला जो एजेंट था, इसे स्टैटिन कह रहे थे मेरे दोस्त। और कौन अपने ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कम चाह रहा था? मोना देवी। तो मोनास्कस परप्यूरियस यहां पर उत्तर हो जाता है।
स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लॉट बस्टर बनाता है, किससे बनेगा? नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज, तो स्ट्रेप्टोकोकस से बनेगा। स्ट्रेप्टो नाम में ही आ रहा है, बाकी एलिमिनेट हो जाएंगे। द कॉमन नेम ऑफ वूपिंग कफ, डिप्थेरिया एंड लेप्रोजी, है ना। तो भैया वूपिंग कफ, कफ का मतलब तो खांसी था, तो पहले में खांसी देख लो, गलघोटू गलत हो जाएगा, कुष्ठ रोग गलत हो जाएगा, खांसी खांसी देख लो। आखिरी में है रोजी, रो आ रहा है तो कुष्ठ रोग, रो का साउंड आ जाएगा, तो ये तो पहले ही गलत हो चुका है, गलघोटू वैसे गलत हो चुका है, कुष्ठ रोग। डिप्थेरिया में DGG बताया था, तो ऑटोमेटिकली कुछ ना भी याद करो तो भी एलिमिनेशन से निकल जाता, मैंने आपको बताया था, निकल गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन? विदाउट डिस्टिलेशन ऐसी चीजें बनी थी जिनमें अल्कोहल की क्वांटिटी कम थी, जैसे कि बियर और वाइन, बाकी सारे विस्की ब्रांडी रम बने थे विद डिस्टिलेशन, तो वाइन और बियर नहीं, विस्की रम ब्रांडी, तो बोथ 2 and 3 विल बी द राइट आंसर, है ना। विद डिस्टिलेशन, विदाउट डिस्टिलेशन कोई पूछे तो वाइन एंड बियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन कंडीशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हार्ट संबंधित समस्या है, हार्ट जोर लगाया जा रहा है, लेकिन जो है ब्लड वेसल उसमें क्लॉट बन चुका है, तो आपको एक क्लॉट बस्टर की जरूरत पड़ेगी, है ना। यहां पर एक आंसर कराया भी था, क्लॉट बस्टर स्ट्रेप्टोकाइनेस, है ना। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस वही बात वहां पर घूम करके आ चुकी है जो स्ट्रेप्टोकोकस से बनता है। इन 1928 अ साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द फर्स्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक। साइंटिस्ट और एंटीबायोटिक कौन सी थी? पहली इफेक्टिव एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, बनाई किसने थी या किसने डिस्कवर की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग साहब स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं, फ्लेमिंग साहब पेनिसिलिन, वॉक्समैन नहीं, वॉक्समैन नहीं, तो एलिमिनेट हो जाएगा। यहां से हमें नोट क्या करना है अपने कॉपी में कि 1928 में ये डिस्कवर हुई थी, 1945 में नोबेल प्राइज मिला था। फटाफट इस चीज को अपने नोट्स में सप्लीमेंट कर डालो मेरे भाई। Cyclosporin A obtained from cyclosporin Trichoderma polysporum। यस यस गुरुजी, याद तो था पर फिर भी आसानी लगती है ऐसे क्वेश्चन करने में। Which of the following act by competitively inhibiting the enzyme responsible for cholesterol synthesis? कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला जो एंजाइम है, इसको सबस्ट्रेट से बाइंड ना करने दिया जाए, किसी और इनहिबिटर को बाइंड करा दिया जाए, ऐसी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कौन कराता है ना, कौन कराता है? मोनास्कस परप्यूरियस से बनने वाला स्टैटिन, जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम रखता है। तो स्टैटिन और ऑर्गेनिज्म पूछते तो मोनास्कस परप्यूरियस हो जाता। अब हम अगले टॉपिक पे जाएंगे, लेकिन पहले पीवाईक्यू को देख लेंगे। काफी सारे पीवाईक्यू हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी क्लियरली। आओ मेरे भाई 2024 के सवाल कर लेते हैं। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम नाम में ही है ब्यूटाई, और यहां भी ब्यूटायरिक एसिड, तो ए का हो जाएगा 3, ए का 3 2 में ही है, तो 2 ऑप्शन तो सीधे सीधे उड़ गए। सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी यानी ईस्ट है, तो ये शराब और ब्रेड दोनों बना सकता है, तो बी का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 1, एक में ही है, दोनों में भी है ना। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन हो जाएगा मेरे भाई सी का 4, सी का 4 एक में ही है, तो उत्तर हो गया मिस्टर 3। और स्ट्रेप्टोकोकस जो है ये क्या बना लेगा? नाम ही है स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेस। इतना आसान सवाल भाई, नाम से ही डिकोड कर सकते थे, 4 नंबर मुफ्त के हैं, कुछ नहीं करना पड़ा। अगला देखिए, सेम सवाल भैया, देखो स्ट्रेप्टोकोकस क्या बनाएगा भैया? स्ट्रेप्टोकोकस जो है इससे बनेगा क्या? आपका स्ट्रेप्टोकाइनेस विच इज अ क्लॉट बस्टर, तो ए का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा 2, एक में ही है, तो आंसर निकल गया। और देख लो, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम बनाएगा साइक्लोस्पोरिन ए, यानी बी का हो जाएगा 3, बी का 3 है। मोनास्कस परप्यूरियस, मोना देवी चाहती थी कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, स्टैटिक हो जाए, तो मेरे भाई सी का 4 हो जाएगा। एंड एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड बनाएगा, फंगस है, आपका 1 आंसर सही हो जाता है। आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए, नाम में है स्पोरिन ए, तो हो जाएगा आपका ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, बात खत्म। ठीक है, उसके अलावा देखो मेरे भाई एस्परजिलस नाइगर बनाता है सिट्रिक एसिड, ए का हो जाता है आर, एक में ही है, उत्तर निकल गया। एसिटोबैक्टर एसिटी, नाम में एसिटो एसिटो, तो एसिटिक एसिड। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, नाम में ब्यूटाई, तो ब्यूटायरिक एसिड। लैक्टोबैसिलस, नाम में लैक्टो, तो लैक्टिक एसिड, नाम से ही तोड़ दोगे, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। यह सवाल सीवेज ट्रीटमेंट का है, यह अभी आप कर नहीं पाओगे। मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 लिस्ट 2। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटायरिक एसिड, तो ए का क्यू हो जाएगा, ए का क्यू एक में ही है, उत्तर निकल गया। और देख लो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, पॉलीस्पोरम स्पोर आ जाएगा नाम में, साइक्लोस्पोरिन ए। मोनास्कस परप्यूरियस चाहती हैं कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कम रहे, तो स्टैटिन बनाती हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट। और एस्परजिलस नाइगर बनाता है सिट्रिक एसिड, सीधा सीधा मैच हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं।
यानी पिछले सवाल अगर आप देखें, पिछले साल में 2024 में दोनों सवाल जो थे एक ही टॉपिक से आए थे, जो अभी हम पढ़ चुके हैं। 2022 में भी एक सवाल आए, 21 में एक सवाल आए हैं, 20 में आपके 2 सवाल आए हैं एक पेपर से, कोविड वाला अगर छोड़ दिया जाए तो इसमें भी एक सवाल आया है। यानी जो अभी हमने पढ़ा है बहुत आसान है, लेकिन 4 नंबर दिला के जाएगा, सीधी सी बात है। फॉर द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स इज यूज्ड। यहां देख लो, सिट्रिक एसिड किससे बनता है? एस्परजिलस नाइगर से, एस्परजिलस नाइगर से बनता है। कुछ करना ही नहीं है, याद है तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन उड़ेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर। साइक्लोस्पोरिन है, कितनी बार आ गया नाम? या साइक्लोस्पोरिन है, नाम में स्पोर आ रहा है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, सीधी बात है, कर दो खत्म भाई। लैक्टोबैसिलस, नाम में है लैक्टो, लैक्टोबैसिलस क्या बनाएगा? कर्ड बनाएगा। ए का क्यू आ गया, 3 एलिमिनेट कर दो, बाकी सब में ए का क्यू है। सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी क्या करता है? ब्रेड और शराब बनाता है, तो बी का एस आ जाएगा, बी का एस आ जाएगा। बी का पी है इसमें, ये एलिमिनेट कर दो, 2 में लड़ाई बची है। एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड बनाएगा, सी का आर आ जाएगा, यहां सी का टी है, ये एलिमिनेट कर दिया, सी का आर आ गया। एसिटोबैक्टर एसिटी, नाम में ही है एसिटो, एसिटी, एसिटिक एसिड बनाएगा, यानी डी का टी आ जाएगा, डी का टी आ जाएगा। उत्तर हो गया मिस्टर 2, सीधा मैच कर दो, नाम से ही उत्तर निकाल लोगे। कुछ करना ही नहीं है, कोई मेहनत नहीं करनी। ओके, ये नहीं हो पाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट? स्टैटिन। स्टैटिन बनाता कौन है? मोना देवी, यानी मोनास्कस परप्यूरियस। बाकी सवाल हो नहीं पाएंगे, ये सवाल हो नहीं पाएगा, ये सवाल हो नहीं पाएगा। देखो मेरे भाई, कितने सवाल बन गए पीवाईक्यू के? आउट ऑफ 16, पिछले 7 साल के जो सवाल है, आउट ऑफ 16 एक सवाल बन गया, 2 सवाल बन गए, है ना, 3 सवाल बन गए, 4 5 बन गए, 6 7 बन गए, 8 9 बन गए। 16 में से 9 सवाल, मोर देन 50% क्वेश्चन, जो मैंने आपको कहा भी था कि पहला टॉपिक जो है मोर देन 50% क्वेश्चन लेकर के बैठेगा, और वो बात एकदम सही निकली। 16 में से 8 से भी ज्यादा सवाल, 9 सवाल सीधा एक ही टॉपिक से, वो भी इतना आसान कि मैंने यहां पर कोई तिगड़म नहीं लगाया है, सीधा नाम से ही आंसर निकाले हैं आपके सामने। आपने मेरी सॉल्विंग स्ट्रेटेजी देखी है कि मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता हूं, सीधा आपको सवाल बताए गए हैं, है ना। यहां भी अगर आप देखो तो मेजर क्वेश्चंस हमारे बन चुके हैं। अब मेरे दोस्त, हमको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। पहले मेन जो थ्योरेटिकल बातें हैं वो मैंने यहां पर लिख दी है, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और कंसेप्चुअल बातों को कर रहे होंगे। ये सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक्स होने वाले हैं। पहला टॉपिक जिसे हम कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सिर्फ एक कहानी है और कुछ नहीं। और दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका गोबर गैस प्लांट, वो भी एक कहानी है और छोटी कहानी है। मेन है आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये आपको समझना है। और इसके बाद समझने लायक कोई खास टॉपिक है नहीं आपके पास। ये समझ डाला तो ये चैप्टर पूरा का पूरा झिंगा लाला, कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आराम से सुनिए कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता क्या है। सबसे पहले तो पिछली 1 सेंचुरी से भी ज्यादा टाइम हो गया है कि हम माइक्रोब्स को ही इस्तेमाल कर रहे हैं सीवेज को ट्रीट करने के लिए। सीवेज मतलब आपके घरों की, अस्पताल की, स्कूल्स की जो गटर गंध है उसे हम सीवेज कहते हैं, यानी म्युनिसिपल जो वेस्ट है उसे हम सीवेज कहते हैं। उसमें आपका ह्यूमन एक्सक्रीटा भी आ गया, उसमें आपके डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स भी हैं, हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स भी हैं, और उसके अलावा खूब सारा पानी भी है जो आप फ्लश करते हो। वो सारा का सारा पानी जो है वो भी सीवर लाइन में ही तो जा रहा है। तो आपके घर में जो आपके वॉशरूम्स हैं वो सारे के सारे किसी ना किसी सीवर लाइन से कनेक्ट हो रहे होते हैं, और वो सीवर लाइंस, अलग अलग मोहल्लों की सीवर लाइंस आगे चल के एक बड़े सीवेज पाइप में ड्रेन हो रही होती हैं। उसके बाद जो है आगे और ज्यादा अलग अलग जगह पर पाइप्स कनेक्ट होंगे एंड इनको सीवेज ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाएगा। कुछ चाहिए भैया? ओके, तो इनको अलग अलग जगह पर भेज दिया जाएगा, है ना। और फिर वहां पे सीवेज को ट्रीट किया जाएगा। ट्रीट किया जाएगा मतलब भाई, अगर हम सीधा ये जो एक्सक्रीटा है, गंदगी है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है, ये सीधा नदी में फेंक देंगे तो वही नदी का पानी घूम फिर के हमारे घरों में आएगा, फिर दोबारा से हम लोग बीमार पड़ेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो एक्सक्रीटा है, ये जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं, इनको खत्म करते हैं सीवेज में से, जिससे कि साफ पानी जो बचा हुआ है वो दोबारा से नदियों में छोड़ दिया जाए और वो साफ पानी जो है दोबारा से हमारे घर में आ सके। क्योंकि पानी जो है वो तो स्वच्छ होता ही है, लेकिन उसमें गंदगी जो एडिड है उसको हमें हटाना पड़ेगा। तो हमें हमारा एक्सक्रीटा हटाना पड़ेगा, एज वेल एज हमें जो है यहाँ पर डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस जो हैं, माइक्रोब्स जो हैं, इनको हटाना पड़ेगा। तो हमें सीवेज को ट्रीट करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, तब जाके उसे हम नदी में ड्रेन कर पाएंगे। उससे पहले नदी में डालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, नदी भी पॉल्यूट होगी,
जिससे वहां पे रहने वाले जीव जंतु इंपैक्ट होंगे एंड मेरे दोस्त हमारी लाइफ भी इंपैक्ट होगी, क्योंकि वो पानी घूम फिर के हमारे घरों में ही नलों के थ्रू आएगा। तो हमारा जो सीवेज है, जो वेस्ट है, इसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा भी है, यानी हमारा ऑर्गेनिक मैटर है, इसके अलावा पानी है और उसके अलावा डेडली माइक्रोब्स भी हैं। तो पानी अगर आपको साफ करना है तो ह्यूमन एक्सक्रीटा और डेडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये जो हेट्रोट्रॉफिक खाना ना बनाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको हमें रिमूव करना होता है। इसमें कई सारे बैक्टीरिया और फंगस होते हैं। तो दो प्रकार की स्टेजेस हैं जिससे आप इस सीवेज को ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले तो प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसे हम फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, यानी इसमें किसी माइक्रोब की आवश्यकता नहीं है। इसमें आप चीजों को फिजिकली ही रिमूव कर सकते हैं। लेट्स से आपके पास सीवेज है, उसमें ऊपर कोई चीज तैर रही है ना, कोई मोटा सा सामान है जो ऊपर आ गया, कोई पॉलिथीन गिर गई थी, किसी की चप्पल गिर गई थी, कोई प्लास्टिक की बॉल गिर गई थी, इन सारी चीजों को आप ऊपर ऊपर फिल्टर कर सकते हैं। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो ऊपर ही आपको मोटा मोटा कचरा मिल जाएगा, उसको आप फिल्टर कर दो, दिस इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन। और नीचे जो कीचड़ है, कंकड़ है, पत्थर है, पेबल्स हैं, सॉइल पार्टिकल्स हैं, नीचे बैठ जाएंगे। एक साफ ग्लास लीजिए, है ना, उसमें पानी डालिए, थोड़ी सी मिट्टी घोलिए और उस पानी के ग्लास को टेबल पे रख दीजिए, छेड़िए मत आधे घंटे तक, सारी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, साफ पानी ऊपर रह जाएगा। तो जो मिट्टी के कण हैं, कीचड़ के कण हैं, नीचे आ जाते हैं। तो ग्रिट जो है, कीचड़ जो है, पेबल्स जो है, कंकड़ जो है, नीचे आ जाते हैं। इनको आप कर देते हो सेडिमेंटेशन से रिमूव। तो आपने क्या कर डाला, आपने सबसे पहले फिजिकल ट्रीटमेंट किया। सबसे पहले आपने फिल्ट्रेशन से ऊपर ऊपर की मोटी डेब्रिस हटाई, यानी ऊपर ऊपर का सामान हटाया, और सेडिमेंटेशन से नीचे के कंकड़ पत्थर हटा दिए। इसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट कहते हैं। अब जो बीच का पानी बचा है, जिसमें पानी है, एक्सक्रीटा है और माइक्रोब्स हैं, इसमें कंकड़, पत्थर, पॉलिथीन, प्लास्टिक बैग, ये सब ऐड हो गए थे, इनको हमने हटा दिया है फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन से। बची हुई जो चीजें हैं हमारे पास, इसको हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट में भेजेंगे, जिसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। यहां माइक्रोब्स हमको इस्तेमाल करने होते हैं, यहां माइक्रोब्स की यूटिलाइजेशन हो रही होगी। करेक्ट है? तो ये कैसे होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि माइक्रोब जो है मेरे भाई, पिछले 100 सालों से भी ज्यादा से हमारे सीवेज को ट्रीट कर रहे हैं। कोई मैन मेड टेक्नोलॉजी आज तक इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाई है। हमने अभी तक किसी ऐसे टेक्नोलॉजी को नहीं बनाया है जो कि माइक्रोब्स के बिना सीवेज ट्रीट कर दे, इसलिए माइक्रोब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने 2 प्लान्स इनिशिएट किए, गंगा एक्शन प्लान 1985 में एंड यमुना एक्शन प्लान ऑल्सो, कि गंगा और यमुना नदी, जिनको हम अपनी मां की तरह पूजते हैं, उनके आसपास जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स ज्यादा से ज्यादा बनाए जाएं, जिससे कि उनमें जो गंदगी है उनको हम लोग रिमूव कर सके एंड अल्टीमेटली इन नदियों की हम लोग सफाई कर सके। तो ज्यादा से ज्यादा एसटीपीज यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट गंगा नदी और यमुना नदी के आसपास बनाए जाएं, ये प्लान लिया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने, जिसे गंगा एक्शन प्लान, जिसे गैप कहा जाता है, एंड यमुना एक्शन प्लान, जिसे यैप कहा जाता है। इन प्लान्स को हम लोगों ने देखा। अभी जो लास्ट लाइन है आपको अभी समझ में नहीं आएगी, तो इसको हम लोग बाद में आकर के देखेंगे। ये सिर्फ मैंने यहां पर लिख दिया था क्योंकि थोड़ी सी जगह थी मेरे पास, है ना, थोड़ा स्पेस मैनेजमेंट हम लोग कर रहे थे। Now it is very important to understand this phenomena with the help of this flowchart। लेकिन इस फ्लोचार्ट को समझने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, है ना, या फ्लोचार्ट पढ़ते पढ़ते साथ साथ कहानी सुन लेंगे। एक बार एंड में भी रिवीजन करा दूंगा। सबसे पहले मेरे पास गंदा पानी है। गंदा पानी मतलब उसमें हमारा एक्सक्रीटरी वेस्ट भी है, उसमें आपके कई सारे डिजीज कॉजिंग पैथोजन यानी बैक्टीरिया और फंगस भी हैं, एंड दोस्त उसमें कुछ पॉलिथीन भी गिर गई है, किसी की चप्पल भी गिर गई है, बॉल भी गिर गई है, कोई और मटेरियल भी गिर गया है जो कि ऊपर तैर रहा है, एंड कंकड़, पत्थर, मिट्टी भी गिरी हुई है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट या फिजिकल ट्रीटमेंट कर दिया इस पानी का। अगर मैंने प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दिया तो बड़ा जो मैटर है ये ऊपर रह गया, तैरने वाला मैटर, इसको मैं फिल्ट्रेशन से बाहर निकाल दूंगा, यानी मैं फिल्ट्रेशन कर दूंगा, तो ऊपर का मैटर गायब। नीचे आपकी बाकी चीजें बैठ गई हैं, कंकड़ पत्थर बैठ गए हैं, यानी मिट्टी जो है, पेबल्स जो है, कंकड़ जो है, नीचे बैठ गए हैं। इसे मैं कहता हूं प्राइमरी स्लज। प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो स्लज बना, स्लज मतलब नीचे बैठ जाने वाली चीज, इसे स्लज कहते हैं, तो ये बना प्राइमरी स्लज। तो प्राइमरी स्लज मैंने, यानी कंकड़ पत्थर मिट्टी, मैंने सेडिमेंटेशन से रिमूव कर दी। ऊपर का जो तैरने वाला सामान था, बड़ा बड़ा मोटा मोटा सामान था, उसको नेट से, जालियों से मैंने फिल्ट्रेशन से रिमूव कर दिया। और मेरे दोस्त जो बीच में बचा मेरे पास, है ना, ऊपर का जो सामान है, ऊपर का पहले तो हटा दिया मोटा मोटा सामान, अब नीचे मिट्टी बैठ गई, ऊपर साफ पानी बच गया जिसमें हल्के फुल्के मॉलिक्यूल्स है। इस पानी को मैं कहता हूं इफ्लुएंट, है ना, इसको मैं कहता हूं प्राइमरी इफ्लुएंट, जो ऊपर तैर रहा है। ये मैंने हटा दिया, ये अब नहीं है, नीचे आपकी कंकड़ पत्थर मिट्टी जमा हो गई। ये जो आपका सामान है अब ऊपर की साइड,
इसमें से और इसमें से ज्यादा ऊपर कौन है? ये वाला, इसीलिए इसे मैं इफ्लुएंट कहता हूं। ये जो तैरने वाला सामान है इसको मैं इफ्लुएंट कह रहा हूं, प्राइमरी इफ्लुएंट। इसमें से अब मुझे एक्सक्रीटरी मैटर और डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को निकालना है, तो इसे मैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए ले जाता हूं। यानी सिंपल सी बात, अभी तक मैंने क्या किया, मेरे पास भैया गंदा पानी था, इसमें कुछ चीजें ऊपर तैर रही थी, उनको मैंने जाली से बाहर निकाल फेंका, यानी फिल्ट्रेशन कर दी। नीचे कुछ माल बैठा हुआ था, यानी कि आपकी मिट्टी, कंकड़, पत्थर, कीचड़ नीचे बैठे हुए थे, उसको सेडिमेंटेशन से रिमूव कर दिया। इसे मैंने कह दिया प्राइमरी स्लज। स्लज हमेशा वो चीज है जो नीचे बैठेगी, तो इस प्राइमरी स्लज को मैंने हटा दिया। फिर बचा प्राइमरी इफ्लुएंट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पानी, गंदगी है, यानी हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटा और डिजीज कॉजिंग माइक्रोब है, इसे मैंने प्राइमरी इफ्लुएंट कहा, और मैं इसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए यानी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए ले गया। अब क्या हुआ, अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए अगर मैं इसे ले जा रहा हूं, है ना, तो मैं इसे एक टैंक में भेजूंगा जिसका नाम है एरेशन टैंक। और नाम के अंदर घुस जा भैया, सर पे तेल लगा के। एरेशन टैंक मतलब ऐसा टैंक जिसमें एयर आ रही हो, यानी ऑक्सीजन आ रही हो। एरेशन टैंक जिसमें एयर फूंकी जाए, एयर दी जाए, इसे एरेशन कहा जाता है। नाम में ही एयर का साउंड आ रहा है। तो ये जो एरेशन टैंक है, इसमें क्या होगा भैया, पानी जो था इसमें अभी एक्सक्रीटरी मैटर और डिजीज कॉजिंग माइक्रोब है, हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब है। इन हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब के आसपास आपका खूब सारा एक्सक्रीटा तो है, ऑर्गेनिक मैटर तो है, पर इनके पास ऑक्सीजन नहीं है। यानी इनके आसपास खाना पड़ा है पर इनमें जान नहीं है। अगर मैं इनको ऑक्सीजन दे दूं तो ये एक्टिव हो जाएंगे और उसके बाद आसपास जितना ऑर्गेनिक मैटर है इसको खा जाएंगे। तो मेरे दोस्त, यहां पर मैंने क्या कर दिया, इस एरेशन टैंक में खूब सारी एयर डाली और इस टैंक को मैंने हिलाना शुरू कर दिया। यानी इसमें एक डंडा डाल करके, मशीनरी से सिस्टम होता है, मैंने क्या कर दिया, इसको स्टिर कर दिया, यानी हिला दिया। तो अब ये बैक्टीरिया जाग गए नींद से, फंगस जाग गए नींद से। इन्हें पता लगा कि आसपास तो खूब सारा खाना पड़ा हुआ है, हम ही सोए हुए थे, अब शेर जाग चुका है, अब ऑक्सीजन भी मिल रही है, तो मैं आसपास पड़े हुए सारे ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करना शुरू कर दूंगा। क्योंकि मैं हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब हूं, मैं खाना तो खुद नहीं बना सकता, लेकिन आसपास जो पड़ा हुआ मैटर है इसको जरूर मैं तोड़ सकता हूं। तो ये जो आपके बैक्टीरिया और फंगस है, ये क्या करने लगते हैं मेरे भाई, ये तोड़फोड़ मचाना शुरू करते हैं। सो ड्यू टू कांस्टेंट एरेशन, यानी आप एयर डाल रहे हो, ऑक्सीजन डाल रहे हो इस टैंक में, एंड एजिटेशन यानी आप एजिटेट कर रहे हो, हिला रहे हो इस पूरे के पूरे टैंक को, तो फ्लॉक जो है ये आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। एफ फॉर फ्लॉक, यहां पर दो चीजों का मिश्रण है फ्लॉक। एफ फॉर फ्लॉक मतलब एफ फॉर फंगस, जो कि आपके जाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, मैश लाइक, क्योंकि फंगस में आपको पता है पतले पतले धागों जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हाइफे कहते हैं। तो जो फंगस के धागे हैं, इनके बीच में कुछ बैक्टीरिया फंस जाते हैं, ये मिलके एक एग्रीगेशन बनाते हैं जिसे हमने फ्लॉक कहा। यानी फ्लॉक का मतलब है फंगस और बैक्टीरिया का एक तरीके से एग्रीगेशन, इसको हमने फ्लॉक कहा। तो अब ये जो फ्लॉक है यानी फंगस और बैक्टीरिया का मिश्रण, ये ग्रो करना शुरू कर देगा। इसके आसपास खाने पीने की चीज तो है ही, अब उस खाने पीने की चीज को ये सच में खाना शुरू कर देगा, एंड अल्टीमेटली ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को यूज कर करके आसपास का सारा ऑर्गेनिक मैटर खा जाएगा। तो इसको ऑर्गेनिक मैटर खाने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ी। पहले अपने आसपास पड़े हुए खाने को नहीं खा रहा था, इसे जब मैंने ऑक्सीजन दी, एयर दी, तब ये एक्टिवेट हुआ। तो इसको जितनी एयर दी जाएगी उतना बढ़िया तरीके से खाने को खा पाएगा, है ना। तो अगर समझ लीजिए मैं एक बैक्टीरिया हूं और मेरे आसपास खूब सारा खाना है, मुझे इस खाने को खाना है और लगातार डिवाइड करते रहना है, रिप्रोड्यूस करते रहना है, तो बताओ मेरी ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होगी या कम? सर, अगर आपको आसपास पड़े हुए सारे खाने को खाना है तो आपको ज्यादा एनर्जी की भी जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा एनर्जी बनाने के लिए आपको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। यानी मेरी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, मेरी बीओडी ज्यादा है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मैं ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड कर रहा हूं, ज्यादा ऑक्सीजन मांग रहा हूं, उस ऑक्सीजन को यूज कर करके मैं आसपास पड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करूंगा, तोड़ फोड़ दूंगा। अब समझ लीजिए मैं खाता रहा मैटर, खाता रहा, अब आसपास ऑर्गेनिक मैटर काफी कम बचा है, तो क्या मेरी ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होगी? भाई अगर मेरी ऑक्सीजन की सप्लाई आपने पूरी भी कर दी, समझ लो मुझे बहुत ऑक्सीजन मिल रही है, खाने के लिए कुछ नहीं है, इस ऑक्सीजन का करूंगा क्या? मैं कुछ भी नहीं करूंगा, है ना। सो अल्टीमेटली है ना, तो अल्टीमेटली क्या हुआ मेरे दोस्त, आपकी ऑक्सीजन की डिमांड अगर पूरी भी हो गई है
दोस्तों हम लोगों को कुछ इमरजेंसी के कारण स्टूडियो चेंज करना पड़ा था। सो आई एम अगेन रिपीटिंग द टॉपिक। एक और बार मैं आपको समझा देता हूं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है, क्योंकि इस टॉपिक का फ्लो बहुत ज़रूरी है। तो एग्जैक्टली मुझे वो पॉइंट याद नहीं है कि कहाँ पर हम लोगों ने छोड़ा था या क्या क्या बातें हो गई थी। तो एक और बार मैं आपके लिए सारी चीज़ें रिपीट कर देता हूँ। देखिए मेरे दोस्तों, अगर आपके पास गंदा पानी है, उसमें हर प्रकार की गंदगी है। अभी सिर्फ हम एक्सक्रीटा या फिर हम डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स की बात नहीं कर रहे, हर प्रकार की गंदगी है। उसमें पॉलीथीन भी पड़ी हुई हो सकती है, उसमें कंकड़ पत्थर मिट्टी कीचड़ भी हो सकता है। ये सारी गंदगियां मौजूद हैं। अगर आप इस गंदे पानी को सेटल होने देते हैं तो कंकड़ पत्थर मिट्टी कीचड़ ये तो आपका नीचे की साइड सेडिमेंट हो गया, इसको आप सेडिमेंटेशन से रिमूव कर देंगे। ऊपर की साइड तैरती हुई जो डेबरी है, मोटा मोटा जो सामान है, उसको आप फिल्ट्रेशन से रिमूव कर देंगे। और बीच का जो बचा प्राइमरी इफ्लुएंट, जिसमें अब डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं एंड आपका ह्यूमन एक्सक्रीटा है, इसको मैं ले जाऊंगा एरेशन टैंक में। अब भैया अगर मैं एरेशन टैंक में ले जा चुका हूं इस प्राइमरी इफ्लुएंट को, तो इसमें मैं क्या करूंगा, इस इफ्लुएंट में मैं एयर पंप करूंगा, इसीलिए इसका नाम है एरेशन टैंक। मैं एयर जो है इस पूरे के पूरे सिस्टम में पंप करूंगा। अब यहां पर तीन चीजें मौजूद हैं। पहला पानी, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ह्यूमन एक्सक्रीटा यानी खाने पीने का ऑर्गेनिक मैटर, और तीसरा हेट्रोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसे हम लोगों ने फ्लॉक कह दिया, यानी फंगस और बैक्टीरिया साथ साथ बैठे हुए हैं। फंगस के जो मैश लाइक स्ट्रक्चर है उनमें बैक्टीरिया बीच में गुथे हुए से हैं, इन्होंने एक स्ट्रक्चर बना लिया है जिसको हम लोग फ्लॉक कह रहे हैं। अब ये जो फ्लॉक है, इसके आसपास खाने की चीजें तो बहुत है, लेकिन इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, ये जागे हुए नहीं है फ्लॉक। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ऑक्सीजन जो है इस एरेशन टैंक में डालेंगे, यानी हवा पंप करेंगे और इस एरेशन टैंक को एक बार हिला देंगे, जिससे कि ये जो बैक्टीरिया और फंगस हैं, ये जो फ्लॉक है, ये जाग उठे और अपने आसपास पाए जाने वाले ऑर्गेनिक मैटर को खाना शुरू कर दे। अगर मैं बैक्टीरिया या फंगस हूं और मेरे आसपास खूब सारा ऑर्गेनिक मैटर है, तो मैं इस ऑर्गेनिक मैटर को तब खाऊंगा जब मेरे पास खूब सारी ऑक्सीजन होगी। मेरे आसपास खूब सारी गंदगी है, खूब सारा खाने पीने का मैटर है, तो मुझे खुद भी अच्छे खासे अमाउंट का ऑक्सीजन चाहिए, तभी मैं इस ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर पाऊंगा। अगर मेरे दोस्त मैंने आसपास के सारे मटेरियल को खा लिया है, सारे ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर लिया है, तो अब मेरी जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो भी कम हो गई, क्योंकि मेरे आसपास खाना तो खूब सारा है ना। तो मैं अच्छी खासी ऑक्सीजन भी डिमांड करूंगा इस खाने को खाने के लिए। लेकिन अगर मेरे आसपास का सारा खाना खत्म हो चुका है, तो अब आप मुझे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भी दोगे तो उसका कोई फायदा थोड़ी है, मेरे पास करने के लिए कोई काम ही नहीं है। इस ऑक्सीजन से आने वाली एनर्जी को मैं यूज कहां करूंगा, मेरे सामने तो खाना पीना बचा ही नहीं है। इसीलिए जब पानी ज्यादा गंदा होता है, जब उसमें ज्यादा एक्सक्रीटरी मैटर होता है, जब उसमें ज्यादा ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, तो बैक्टीरिया फंगस की भी ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होती है। इसे हम कहते हैं बीओडी, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी जब पानी में गंदगी ज्यादा है, जब पानी में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, तो बैक्टीरिया फंगस का भी बीओडी ज्यादा है। यानी जितना पानी पॉल्यूशन वाला होगा, जितना पानी गंदगी वाला होगा, उतना बीओडी ज्यादा होगा उस पानी का। और अगर मेरे भाई मेरे आसपास खाने का मटेरियल एकदम कम है, तो बैक्टीरिया फंगस भी ऑक्सीजन की डिमांड कम कर देंगे। यानी अगर बैक्टीरिया फंगस कम ऑक्सीजन डिमांड कर रहे हैं, बीओडी कम हो चुकी है, इसका मतलब पानी में गंदगी भी कम है, पानी अब साफ हो चुका है। तो पानी की बीओडी ज्यादा, इसका मतलब पानी गंदा है। अगर बीओडी कम, इसका मतलब पानी साफ है। तो जितना ज्यादा गंदा होगा पानी, उतनी ही बीओडी ज्यादा होगी। ये बात हमने आखिरी में छोड़ दी थी, एक लाइन यहां पर मैंने आपको बताया था, बाद में आपको लेकर के आऊंगा। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर ज्यादा है, इसका मतलब पॉल्यूशन पोटेंशियल जो है पानी का वो ज्यादा है, यानी ऑर्गेनिजम्स जो है काफी ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड कर रहे हैं। आसपास खूब एक्सक्रीटरी मैटर है, यानी कि पानी खूब गंदा है, खूब पॉल्यूशन वाला पानी है। तो आपको धीरे धीरे बीओडी को कम करना होता है, ज्यादा से कम कर रहे होते हैं हम बीओडी को। तो यहां पे ये जो बैक्टीरिया और फंगस के गुच्छे हैं, यानी जो फ्लॉक्स हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर को खाना शुरू कर देते हैं। ऑक्सीजन इनको मिल रही है, आसपास खूब सारा ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर खाते 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 बहुत कम कर दिया, बीओडी रिड्यूस हो गई। ऑर्गेनिक मैटर यानी एक्सक्रीटरी मैटर अब इस पानी से गायब हो चुका है। लेकिन खा पी करके डिवाइड कर करके जो बैक्टीरिया और फंगस थे, ये मोटे मोटे हो गए, मोटुल्ले हो गए। तो अब हमारे पानी में एकमात्र जो चीज बची है जो कि हमको रिमूव करनी है, वो क्या है, ये फ्लॉक्स। क्योंकि जो फ्लॉक्स हैं, ये भी कोई अच्छे थोड़ी हैं, तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, तो ये भी कोई बहुत अच्छे नहीं है। इन्होंने ऑर्गेनिक मैटर को तो खत्म कर दिया, पर ये खुद भी तो खा पी कर मोटे मोटे हो गए। अब हमें इनको रिमूव करना है पानी से। तो ये जो पानी था, इसमें इनिशियली तीन चीजें थी, द वाटर इटसेल्फ, ऑर्गेनिक मैटर यानी ह्यूमन एक्सक्रीटा, एज वेल एज फ्लॉक्स। अब फ्लॉक्स खा पी के मोटे मोटे हो गए हैं, एक्सक्रीटरी मैटर यहां से रिमूव हो चुका है, फ्लॉक्स ने खा लिया है, पानी बचा है और फ्लॉक्स बचे हैं।
अब ये फ्लॉक्स खा पीकर मोटे मोटे हो गए हैं, तो इनको हम भेज देते हैं सेटलिंग टैंक में, यानी यहां पर जो फ्लॉक है वो नीचे भारी है पानी के मॉलिक्यूल से, तो ये नीचे सेटल कर जाएंगे, ये नीचे क्या कर जाएंगे, सेटल कर जाएंगे। तो साफ पानी जो है इसको हम लोग अलग कर देते हैं, और ये जो फ्लॉक हैं जो सेटल हुए हैं इनको हम लोग अलग कर देते हैं। अब इन फ्लॉक को भी नदी में सीधा नहीं छोड़ा जा सकता, अदरवाइज ये डिजीज कॉज करेंगे, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जाएंगे, उनको परेशान करेंगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इन फ्लॉक्स को हम लोग भेज देते हैं एक अलग से टैंक में, जिसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं, जिसको हम कह रहे होते हैं अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो हमने क्या किया मेरे दोस्त, यहां पर ये जो आपके बैक्टीरिया थे ये ऑर्गेनिक मैटर को खा पीकर मोटे होने लगे, तो फ्लॉक जो थे इन्होंने ऑर्गेनिक मैटर खा लिया, यानी पानी को साफ कर दिया, तो पानी की बीओडी कम हो गई, पानी आपका क्लीन हो गया, है ना। इसके बाद हमने क्या किया, यहां का जो इफ्लुएंट था इसको भेज दिया सेटलिंग टैंक में, यानी यहां पर ये जो फ्लॉक थे ये नीचे की साइड सेटल हो गए और साफ पानी आपका ऊपर रह गया। ये जो फ्लॉक थे अब इनकी बैंड हमको बजानी है, तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, एक्टिवेटेड स्लज कहेंगे। स्लज मैंने आपको बताया था नीचे बैठने वाले सामान को कह रहे थे। प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो नीचे बैठे थे कंकड़ पत्थर मिट्टी, इसको हमने प्राइमरी स्लज कहा था। और अब यहां पर ये जो एक्टिव हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनको हम लोगों ने एक्टिवेटेड स्लज कह दिया। ये जो बैठे हुए फ्लॉक्स हैं, भारी भारी मोटे फ्लॉक्स हैं, इनको हमने एक्टिवेटेड स्लज कह दिया। अब ये जो एक्टिवेटेड स्लज है इसको हम अलग से ले आए, पानी जो साफ है इसको नदी में छोड़ दिया। अब इस स्लज को भी, एक्टिवेटेड स्लज को भी हमको क्या करना है, डिग्रेड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको एक टैंक में लेकर आएंगे जिसका नाम है अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, यानी ऐसा टैंक जिसमें स्लज डाइजेस्ट हो जाए, स्लज के चीथड़े उड़ जाए, इसे हम स्लज डाइजेस्टर कहते हैं। और इसके पहले एक और शब्द लिखा हुआ है, अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। अर्थात मेरे भाई ये जो फ्लॉक्स हैं ये तो एयर में मजे कर रहे थे, इनको तो खूब सारा ऑक्सीजन चाहिए था। अगर मैं इन्हें एक ऐसे चैम्बर में क्लोज कर दूं जहां ऑक्सीजन है ही नहीं, जहां अनएरोबिक कंडीशन है, तो क्या ये फ्लॉक्स घुट घुट के मर जाएंगे? बिल्कुल मर जाएंगे। इनको जिंदा रहने के लिए, इन बैक्टीरिया और फंगसेस को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। यहां ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो मेरे भाई ये घुट घुट के मरना शुरू कर देंगे, और मरना शुरू कर देंगे तो है तो ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब ये मरेंगे तो इनकी बॉडी का ऑर्गेनिक मैटर खाने के लिए हम किसको बुला लेंगे? अनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स को। तो यहां पर इनकी जो लाशें पड़ी हुई हैं घुट घुट के जो मर गए, इनको कौन कंज्यूम कर लेगा? अनएरोबिक बैक्टीरिया कंज्यूम कर लेंगे। अब भैया ये भी खत्म हो गए, लेकिन अनएरोबिक बैक्टीरिया बढ़ गए। अब अनएरोबिक बैक्टीरिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि जैसे ही आप अनएरोबिक बैक्टीरिया को एरोबिक कंडीशन में छोड़ोगे, नदी में रिलीज करोगे जहां पर ऑक्सीजन है, वो खुद ब खुद इनएक्टिवेट हो जाएंगे, हमारा कुछ खास नहीं बिगाड़ पाएंगे, हमें बीमारी नहीं दे पाएंगे। सो अल्टीमेटली हमारा पानी जो है अच्छे तरीके से साफ हो गया। आराम से सुनिए क्या क्या हुआ, एक पूरी की पूरी बेहतरीन कहानी है मेरे दोस्त। ये इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट जो है आपको नहीं मिलने वाला इस चैप्टर के अंदर। बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेज चैप्टर। आराम से सुनिए, मेरे पास एक पानी का कंटेनर है जिसमें खूब गंदा गंदा पानी है। लेट्स से मैंने जो सीवेज है उसको उठा करके कंटेनर में डाल दिया, खूब गंदा गंदा पानी है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट यानी फिजिकल ट्रीटमेंट, मोटा मोटा जो सामान था उसको फिल्टर करके ऊपर से निकाल दिया, नीचे बैठा हुआ कंकड़ पत्थर मिट्टी कीचड़ जो था उसको नीचे से रिमूव कर दिया, सेडिमेंटेशन से रिमूव कर दिया, नीचे बैठे हुए सामान को स्लज कहा। प्राइमरी ट्रीटमेंट का ये स्लज है तो इसे प्राइमरी स्लज कह दिया। प्राइमरी स्लज सेडिमेंटेशन से बाहर निकाल दिया, ऊपर ऊपर से फिल्ट्रेशन से मोटा मोटा सामान हमने निकाल दिया, बीच में बचा प्राइमरी इफ्लुएंट। इस इफ्लुएंट को सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए ले गए। इस इफ्लुएंट में क्या क्या था? पानी, गंदे गंदे माइक्रोब्स और आपका ह्यूमन एक्सक्रीटा। अब ये गंदे गंदे माइक्रोब्स जो है, इनके पास ह्यूमन एक्सक्रीटा है, खाने पीने का मटेरियल तो है, पर ये जागे हुए नहीं है। तो इनको जगाने के लिए हम एयर पंप कर देंगे, एरेशन टैंक में इनको डाल देंगे और एजिटेट भी कर देंगे, हिला भी देंगे जिससे जाग जाएं। तो ये जागने के बाद अपने आसपास पड़े हुए खाने को कंज्यूम करने लग जाते हैं, खूब कंज्यूम करते हैं और ऑर्गेनिक मैटर खत्म कर देते हैं, लेकिन खुद खा पीकर मोटे हो जाते हैं। यानी अब पानी में ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो चुका है, लेकिन फ्लॉक्स मोटे मोटे हो चुके हैं और सिर्फ पानी बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे सामान को एक और टैंक में भेजेंगे जिसका नाम है सेटलिंग टैंक। तो पानी ऊपर रह जाएगा, फ्लॉक्स नीचे सेटल कर जाएंगे। फ्लॉक्स को मैंने नीचे से निकाल लिया और पानी जो है ये हमारा नदी में रिलीज कर दिया। फ्लॉक्स जो है ये भी हानिकारक हैं, तो इनको मैं क्या करूंगा, इनको मैं बेसिकली एक अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेज दूंगा, क्योंकि नीचे बैठे हुए जो फ्लॉक थे इनका नाम है आपका एक्टिवेटेड स्लज। तो इसे मैं अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेजूंगा, जहां पे अनएरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन की एब्सेंस में इन फ्लॉक्स को डिग्रेड कर देंगे।
और उसके बाद फ्लॉक भी गायब हो चुके हैं, तो आपका पानी एकदम शुद्ध हो गया, स्वच्छ हो गया, इसको नदी में रिलीज कर दिया जा सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास ना यहाँ पे फ्लॉक्स की कमी होती है। जब एरेशन टैंक में आप डाल रहे हो गंदे पानी को, तो ऑर्गेनिक मैटर कई बार बहुत ज्यादा होता है, बैक्टीरिया फंगस की मात्रा कम होती है, तो यहां से कुछ एक्टिवेटेड स्लज को ना आप स्टोर भी कर सकते हो और दोबारा से पंप कर सकते हो इन द एरेशन टैंक। जैसे दही जमाने के लिए पहले थोड़ा सा दही ही चाहिए था स्टार्टर के तौर पे, इनोकुलम के तौर पे, ऐसे कई बार यहां पे अगर बैक्टीरिया फंगस कम है तो थोड़े बैक्टीरिया फंगस आप अपनी तरफ से ऐड कर दो, जिससे वो जल्दी जल्दी मटेरियल को खाना शुरू करें, डिवाइड करना शुरू करें। तो किसी प्रोसेस को फास्ट पेस करने के लिए आप खुद से भी एक्टिवेटेड स्लज को ऐड कर सकते हो इन द एरेशन टैंक, ये भी आप बार बार कर सकते हो। यस, जैसे नोट दिया हुआ है यहां पर, व्हेन फ्लॉक्स सेटल इन सेटलिंग टैंक इट फॉर्म्स एक्टिवेटेड स्लज, है ना। जब फ्लॉक यहां पर बैठ गए सेटलिंग टैंक में, तो ऊपर पानी रह गया और नीचे आ गया एक्टिवेटेड स्लज, जहां पर बैक्टीरिया और फंगस के गुच्छे हैं। अब ये थोड़ा सा जो एक्टिवेटेड स्लज है, ये आप एरेशन टैंक में भी डाल सकते हो, जिसे स्टार्टर या इनोकुलम के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। और मेरे भाई, आप इस एक्टिवेटेड स्लज को अधिकतर मात्रा में जो है, इसको आप अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेज देते हो, जहां पे अनएरोबिक बैक्टीरिया इन बैक्टीरिया और फंगस को यानी फ्लॉक्स को डाइजेस्ट कर देते हैं, है ना। और मेरे भाई, जब डाइजेशन चल रही होती है, जब ये अनएरोबिक डाइजेशन चलती है, तो कुछ गैसेस भी रिलीज होती हैं इस अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। यानी जब हम फंगस और बैक्टीरिया को तोड़ेंगे, जब हम फ्लॉक्स को तोड़ेंगे, तो यहां कुछ गैसेस रिलीज होंगी, जैसे आपका मीथेन, आपका हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2, जिसे हम क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। तो अनएरोबिक डाइजेशन के दौरान बायोगैस निकलती है। यस, तो यहां पर आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है कि S फॉर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में S फॉर H2S निकला था, हाइड्रोजन सल्फाइड निकली थी। अगला टॉपिक जो है वो है हमारा बायोगैस प्लांट। वहां पर भी 3 गैसेस दी हुई हैं एनसीईआरटी में, मीथेन, CO2 एंड H2S की जगह सिर्फ H2। तो कोई आपसे पूछ ले कि आपका बायोगैस प्लांट में कौन कौन सी गैसेस निकली, मीथेन और CO2 तो कॉमन है, वहां निकली H2। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में निकली मीथेन और CO2 तो कॉमन है, H2S। तो S यहां पर आ रहा है, वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में निकली अनएरोबिक डाइजेशन के दौरान ये जो गैसेस है निकल रही होती हैं। तो यहां पर बायोगैस प्रोडक्शन को भी हम लोग देख लेते हैं। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें मेनली मीथेन जो है प्रिडोमिनेंट गैस होती है इन द बायोगैस, है ना। तो यहां पर क्या होते हैं, मिथेनोजेंस नाम के बैक्टीरिया होते हैं जो कि अनएरोबिकली ग्रो करते हैं। जैसे यहां पर अनएरोबिकली कुछ बैक्टीरिया थे जो कि मीथेन गैस बना रहे थे, तो ये भी मिथेनोजन ही माने जाएंगे। इसी प्रकार से गोबर गैस प्लांट में गाय भैंसों के गोबर में भी कुछ मिथेनोजेंस होते हैं जो मीथेन गैस बनवाते हैं। जब हम पढ़ रहे थे चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो वहां पर आपको आर्की बैक्टीरिया पढ़ाते टाइम हमने मिथेनोजन की बात की थी कि ये गट ऑफ रूमिनेंट्स में रहते हैं, जो घास खाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, इनके गट में भी अलग से आपको मिथेनोजेंस देखने को मिलते हैं, है ना। और गोबर जो है उसमें ये फिर क्वालिटी आ जाती है कि उससे मीथेन गैस बनाई जा सकती है। तो यहां पर मीथेन बनी, CO2 बनी एंड H2S की जगह H2 बना। तो जब मेरे भाई गाय भैंस के गोबर में पाया जाने वाला सेल्यूलोज, क्योंकि गाय भैंसे जो है घास खाती है, तो जब मेरे भाई सेल्यूलोज उनके एलिमेंट्री कनाल में है, तब भी उसे तोड़ा जा सकता है। एज वेल एज कुछ ऑर्गेनिक मैटर जो कि गोबर में है, उसको भी तोड़ करके क्या बनाया जा सकता है, ये गोबर गैस बनाई जा सकती है, जिसे बायोगैस भी कहते हैं। तो अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में भी ये जो अनएरोबिक बैक्टीरिया था जो बायोगैस बना रहा था, इसे हम मिथेनोबैक्टीरियम कह रहे थे। यानी ऐसा बैक्टीरिया है जो मीथेन गैस बनाता है। और ये मिथेनोजेंस गट ऑफ रूमिनेंट में भी पाए जाते हैं और बायोगैस या गोबर गैस बनाते हैं। यानी गाय भैंसों के गट में भी पाए जाएंगे, एलिमेंट्री कैनाल में भी पाए जाएंगे, एज वेल एज आपका ये अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में ये जो अनएरोबिक बैक्टीरिया थे जो कि फ्लॉक्स को तोड़ रहे थे, ये भी मीथेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये भी मिथेनोजेंस हैं। एंड बायोगैस बनाते टाइम जो मीथेन बनाने वाले बैक्टीरिया है, उन्हें भी मिथेनोजन कहा। मिथेनोजन मतलब ऐसा बैक्टीरिया जो कि मीथेन की जनरेशन करा दे। फॉर एग्जांपल मिथेनोबैक्टीरियम एक क्लासिक एग्जांपल हो जाएगा। यहां पर देखिए, दिस इज 10 से 15 फीट डीप कॉन्क्रीट टैंक। ईंट का, सीमेंट का, पत्थर का 10 से 15 फीट डीप कंक्रीट टैंक बना दिया, इसके ऊपर एक कवर रख दिया जिसे फ्लोटिंग कवर कहते हैं। एक साइड से गोबर डाला, पानी डाला, उसके अलावा कोई चाय पत्ती बच गई घर में, चाय बनाने के बाद जो झाड़ देते हैं हम लोग, वो डाल दी, खीरे के छिलके डाल दिए, टमाटर आलू के छिलके डाल दिए, प्याज के छिलके डाल दिए, जो भी वेजिटेबल वेस्ट है वो सारा डाल दिया। इसे हम कहते हैं स्लरी।
तो यहां पर हमने क्या किया, एक पाइप होगा जिससे हम चीजों को इस गोबर गैस प्लांट में डालेंगे और दो पाइप होंगे, एक से गंदगी बाहर निकाल लेंगे। ऐसा वेस्ट जो कि गोबर गैस में कन्वर्ट नहीं हो पाया उसको हम खाद के तौर पे यानी मैन्योर के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं खेतों में, और एक पाइप जिससे हम क्या निकाल लेते हैं, हम लोग गोबर गैस को बाहर निकाल लेते हैं और कुकिंग और लाइटिंग जैसे छोटे मोटे काम कर सकते हैं। तो एक आउटलेट पाइप से आपकी गैस निकल जाएगी और दूसरे आउटलेट पाइप से आपकी स्पेंट स्लरी निकल जाएगी, यानी बचा खुचा जो मटेरियल है वो आप निकाल लोगे, जिसको एज ए मैन्योर या फर्टिलाइजर खाद के तौर पे आप खेतों में इस्तेमाल कर सकते हो। और एक साइड से आप सारी गंदगी यानी स्लरी गोबर वगैरह ऐड कर सकते हो। यह है आपका गोबर गैस प्लांट। सो भारत में गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए गांव में खासकर जो प्रेरित करने का काम किया लोगों को, वो IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड KVIC खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन ने किया। इन दोनों के फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं। IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड KVIC यानी खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन। इन्होंने गांव में जाकर के लोगों को प्रेरित किया और उन्हें बकायदा मशीनरी समझाई कि कैसे आप गोबर गैस प्लांट बना सकते हो, गाय भैंसों के गोबर को, वेजिटेबल वेस्ट को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, एंड अल्टीमेटली कैसे छोटे मोटे काम जो है गोबर गैस से ही करके आप अपने बिजली का बिल भी बचा सकते हो। छोटी मोटी चीजें वहां पर सिखाई गई है ना। यह है आपका गोबर गैस प्लांट। यहां तक बात हमारी हो चुकी है। सेकंड टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस टॉपिक से संबंधित और फिर आगे बढ़ जाएंगे। फुल फॉर्म ऑफ BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड नॉट डेफिसिट। ऑर्गेनिक डिमांड नहीं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड नहीं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD। पानी गंदा है तो उसका BOD ज्यादा है, पानी साफ है तो उसका BOD कम है, यानी जितना ज्यादा BOD उतना पानी में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा। ठीक है। द सॉलिड्स विच सेटल आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज कॉल्ड। आपके पास ऊपर से सामान है जो आपने फिल्टर कर दिया, नीचे का सामान जो नीचे बैठ गया, नीचे बैठने वाले सामान को स्लज कहा जाता है, तो प्राइमरी स्लज हो जाएगा। एक्टिवेटेड स्लज तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बना था जहां फ्लॉक नीचे बैठ रहे थे, और बीच का जो सामान है वो है इफ्लुएंट जिसको आपने सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा। सेकेंडरी स्लज इज यूज फॉर, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो स्लज बना था यानी एक्टिवेटेड स्लज यानी फ्लॉक, ये किस लिए यूज किए जाते हैं? प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, प्रिपरेशन ऑफ मेन्योर, बायोगैस प्रोडक्शन, या ऑल ऑफ दीज। मेरे भाई ये तो ऑर्गेनिज्म्स ही हैं। सेकेंडरी जो आपका स्लज है ये तो किसी भी काम आ सकता है, ऑर्गेनिक मैटर ही तो है, चाहे इसको खाद के तौर पे इस्तेमाल कर लो, चाहे बायोगैस बनाने के लिए यानी अनएरोबिक ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक करा दो, एक ही बात है, कुछ भी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि एनसीईआरटी से थोड़े बाहर का था। इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट व्हेन BOD ऑफ सीवेज इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली द इफ्लुएंट इज देन पास्ड इनटू। इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी सेकेंडरी ट्रीटमेंट When BOD of सीवेज इज reduced, BOD आपने रिड्यूस कर दिया यानी ऑर्गेनिक मैटर आपने खत्म कर दिया है। अब फ्लॉक मोटे मोटे हो गए हैं तो इसको आप कहां भेज देंगे? फ्लॉक को आप कहां भेज देंगे? सेटलिंग टैंक में भेजेंगे ना, जहां फ्लॉक नीचे बैठ जाएंगे, और उसे हम कहने लग जाएंगे एक्टिवेटेड स्लज। फिर उस एक्टिवेटेड स्लज को हम अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेजेंगे। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, पहले सेटलिंग टैंक में आप फ्लॉक्स को अलग करोगे, फिर उन्हें अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेजोगे। When activated sludge is passed into anaerobic sludge digester, तो क्या क्या बना? दो गैसेस कॉमन थी बायोगैस और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, CH4 एंड CO2। उसके अलावा CH4 एंड CO2 के अलावा आपकी क्या बन रही थी? H2S बन रही थी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, और H2 बन रहा था गोबर गैस प्लांट में। डिफरेंस था जो कि मैंने आपको बताया। By which process floating debris and grit are removed इन STPs रिस्पेक्टिवली। फ्लोटिंग डेब्री फिल्ट्रेशन से हटा दो और ग्रिट यानी कीचड़ जो है सेडिमेंटेशन से हटा दो, तो आपका फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन रिस्पेक्टिवली, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन रिस्पेक्टिवली, डिस्टिलेशन नहीं, और मेरे भाई इनका सीक्वेंस उल्टा है, ओनली फिल्ट्रेशन नहीं। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया यानी मीथेन बनाने वाले बैक्टीरिया कहां थे? अनएरोबिक स्लज में नहीं, अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में, है ना। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, कर लो, ठीक है। र्यूमन में भी पाए जा सकते हैं, यानी आपका र्यूमिनेंट्स में पाए जा सकते हैं। तो दोनों के दोनों ही आपका बायोगैस बनाने में हेल्प करते हैं, मीथेन बनाने में हेल्प करते हैं, इसीलिए मिथेनोजेनिक कहा। तो मीथेन और CO2 दो ऐसी गैसेस थी जो कि दोनों जगह बन रही थी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी और बायोगैस प्लांट में भी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में H2S है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, हालांकि सारी गैसेस ही बन सकती हैं, और दूसरा बायोगैस प्लांट में H2 है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। मिथेनोजेंस ग्रोइंग अनएरोबिकली ऑन सेल्यूलोजिक मटेरियल,
यानी घास जैसे मटेरियल पे मिथेनोजेंस ग्रो कर रहे हैं, वो भी अनएरोबिकली। तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? गोबर गैस प्रोड्यूस करेंगे। यानी मीथेन अकेला नहीं, मीथेन के साथ हाइड्रोजन अकेला नहीं, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकेला नहीं, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या बन रहा था? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। मीथेन कंटेंट ऑफ बायोगैसेस मैक्सिमम अराउंड 60%, तो 55.8% दिया हुआ है। इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो अलग से। नियर 60% आप लिख सकते हो कि बायोगैस में या फिर एसटीपी में जो मेन गैस बन रही है उसमें प्रिडोमिनेंट है मीथेन, और ये जो मीथेन है अराउंड 60% होगी, आप ऐसा लिख सकते हैं। करेक्ट। और देखते हैं मेरे दोस्त पीवाईक्यू में क्या पूछा गया है। ये दोनों हमारे हो चुके थे, ये दोनों हमारे हो चुके थे। यहां पर हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। Which of the following is put into anaerobic sludge digester for further sewage treatment? फ्लोटिंग डेब्री तो पहले ही हटा दी थी प्राइमरी ट्रीटमेंट में, पॉलिथीन वगैरह अलग कर दी थी। इफ्लुएंट्स ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट का जो इफ्लुएंट था, प्राइमरी इफ्लुएंट, इसको हमने सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा था एरेशन टैंक में। एक्टिवेटेड स्लज को अनएरोबिक स्लज में डाला था, प्राइमरी स्लज को नहीं। प्राइमरी स्लज जो था कीचड़ मिट्टी, इनको तो पहले ही अलग कर दिया था। एक्टिवेटेड स्लज यानी फ्लॉक्स को हम लोगों ने अनएरोबिकली डाइजेस्ट कराया था मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया की प्रेजेंस में। बाकी सारे सवाल हमारे हो चुके हैं यहां तक के। ये सवाल बन नहीं पाएगा, 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 ये दोनों भी नहीं बन पाएंगे। यानी अभी हम लोगों को लास्ट टॉपिक पढ़ लेना है। यानी आपने देखा सो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ना, बहुत मजेदार टॉपिक है, इतनी सारी सीखने लायक चीजें हैं, लेकिन पेपर में अभी तक इसको एक्सप्लोर नहीं किया गया है। पीवाईक्यूज में अभी तक इससे खूब सारे सवाल नहीं पूछे गए हैं, जो कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसे टॉपिक के लिए एक सीरियस नाइंसाफी है। इससे सवाल बनने चाहिए, मेरिट सेटिंग, मेरिट बेस्ड सवाल बनने चाहिए, बेहतरीन शानदार सवाल बनने चाहिए। तो इस साल देखते हैं, होपफुली अगर यहां से सवाल आए तो आपको बहुत मजा आएगा, अच्छे से आपकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है पेपर की वो बनी रहेगी। सो दोस्तों, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, नाम के अंदर घुस जाइए। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर का नाम है, यानी माइक्रोब्स की ही एप्लीकेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। माइक्रोब्स यहां पर काम कर रहे होते हैं बायो कंट्रोल एजेंट का। बायो कंट्रोल यानी किसी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करना। अब समझ लीजिए, अगर मैं एक किसान हूं और मेरा एक खेत है और उस खेत को बर्बाद कर रहे हैं कुछ पेस्ट या कुछ इंसेक्ट्स। अब मेरे दोस्त, मुझे अपने खेत की रक्षा करनी है, तो मुझे उन पेस्ट को या इंसेक्ट को मारना होगा। उसके लिए मैं इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड इस्तेमाल करता हूं। अब मेरे दोस्त, अगर मैं इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड इस्तेमाल करता हूं तो पहली बात तो मेरा पैसा खर्च होगा। दूसरा, मैं अपने खेत में केमिकल डाल रहा हूं तो मेरी सब्जियों में वो केमिकल जाएगा, मेरी फसलों में वो केमिकल जाएगा, सॉइल में वो केमिकल जाएगा, तो पॉल्यूशन बढ़ेगा। पैसा भी खर्च हो रहा है, पॉल्यूशन भी हो रहा है। उसके अलावा इंसेक्ट और पेस्ट सारे मर रहे हैं, चाहे वो इंसेक्ट आपको हानि पहुंचा रहा हो या वो आपको हानि ना पहुंचा रहा हो। यानी बेनिफिशियल एंड नॉन बेनिफिशियल इंसेक्ट सबकी बैंड बज रही है। यानी कोई स्पेसिफिक इंसेक्टिसाइड आप नहीं डाल रहे हो, जनरल इंसेक्टिसाइड होते हैं, हर इंसेक्ट को मार देते हैं। तो आपके खेत में, आपकी फील्ड में बायोडाइवर्सिटी भी घट रही है। और ये माना जाता है, आपको आगे चल के बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो वहां पे आप रीजन भी जानेंगे। माना जाता है कि जिस जगह बायोडाइवर्सिटी कम हो, कम तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर एक जगह पर रह रहे हैं, तो वहां ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी घटेगी, वहां पर प्लांट्स भी कम प्रोडक्टिव रह पाएंगे, तो आपको ओवरऑल भी नुकसान हो रहा है। अब यहां पे आप क्या करिए, बायो कंट्रोल एजेंट्स ले आइए। बायो कंट्रोल एजेंट्स मतलब कोई ऐसी मक्खी है जो स्पेसिफिकली आपके फसल को हानि पहुंचा रही है, उस मक्खी को खाने वाला ऑर्गेनिज्म ले आइए। अब मक्खी को खाने वाला ऑर्गेनिज्म ले आए तो इस ऑर्गेनिज्म को खाना मिल गया, मक्खियां मिल गई, और इस ऑर्गेनिज्म ने खा खाकर मक्खियां भी कम कर दी, खत्म नहीं की, क्योंकि इसको भी आगे खाना चाहिए। तो इसने सारी मक्खियों को नहीं मारा, तो बायोडाइवर्सिटी को भी हानि नहीं पहुंची, पेस्ट का अमाउंट भी कंट्रोल हो गया, पेस्ट का जो प्रीडेटर था, जो उसका शिकारी था, उसको भी खाना मिल गया, आपको पैसे भी नहीं खर्च करने पड़े, केमिकल फर्टिलाइजर नहीं खर्च करने पड़े, इकोसिस्टम की भी ग्रोथ हुई, और मेरे दोस्त आपका सॉइल पोल्यूशन या फिर आपकी फसल में केमिकल की एंट्री भी नहीं हुई। तो आप बायो कंट्रोल एजेंट्स को यूज करते हो जिससे कि आपके सारे के सारे फैक्टर्स मजबूत हो जाएं। क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मर्स का मानना है कि हम केमिकल्स यूज नहीं करें, और ऑर्गेनिक फार्मर्स का मानना है कि बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ। यानी एक इलाका जहां पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, ज्यादा नंबर में ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं, वो इलाका फलता फूलता है और उस इलाके में ज्यादा ग्रोथ, ज्यादा फसलों की प्रोडक्शन देखने को मिलती है। तो किसान भी कोशिश करते हैं कि कम से कम केमिकल डाले जाएं और वहां पर ऑर्गेनिजम्स को भी कम से कम मारा जाए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को पूरे तरीके से भगाया ना जाए। इसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी आईपीएम।
इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट मतलब ये जो शिकारी आया इसको खाना मिल गया, मक्खियां भी सारी की सारी नहीं मरी, इनका अमाउंट थोड़ा कम हो गया, तो मैनेज कर रहे हो आप पेस्ट को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को एकदम खत्म नहीं कर रहे, गायब नहीं कर रहे हो खेत में से, मैनेज कर रहे हो, इतनी कम अमाउंट हो जाए इन मक्खियों की कि ये हमको हार्म ना कर पाए, हमारी फसल को बहुत ज्यादा नुकसान ना पहुंचाएं। दिस इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अब मेरे भाई मेडिजी का कुछ डेटा है, आराम से देख लीजिए। लेडी बर्ड बीटल जो लाल और काले कलर की मार्किंग वाली बीटल है, ये आपके एफिड को खेत में से भगाने में से काम आती है। किसी खेत में एफिड अटैक कर रहे हैं किसी फसल के ऊपर, लेडी बर्ड बीटल ले आओ, लेडी बर्ड बीटल को खाना मिल जाएगा, एफिड कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे, फसल भी फलेगी फूलेगी, पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ा और इकोसिस्टम भी बूस्ट हो गया। कहीं आपका मच्छर देखने को मिल रहे हैं तो उनको मारने के लिए ड्रैगन फ्लाई ले आओ, ड्रैगन फ्लाई को खाना मिल गया, मच्छरों का अमाउंट कम हो गया और आपका इकोसिस्टम भी बूस्ट कर गया, फसलें भी फली फूली और केमिकल का पैसा भी नहीं देना पड़ा, पॉल्यूशन भी नहीं हुआ। इसके अलावा बैसिलस थुरिंजिएंसिस जिसको बीटी कहते हैं, है ना, ये जो आपका बैक्टीरिया है बैसिलस थुरिंजिएंसिस, नाम में ही बैसिलस है यानी रॉड शेप का आपका बैक्टीरिया है। ये आप बायोटेक में भी पढ़ते हो कि इस बैसिलस थुरिंजिएंसिस के जो जीन्स हैं, डीएनए के जो टुकड़े हैं, ये इंसेक्टिसाइडल होते हैं। तो इस बीटी के पास कुछ जीन्स होते हैं जिसे हम क्राइजीन कहते हैं, CRY क्राइजीन। तो ये जो बीटी है ये इंसेक्ट्स को किल कर सकता है, स्पेसिफिक इंसेक्ट्स को। तो यहां पर मेरे दोस्त ये जो बीटी है ना, इसके जीन को भी आप बायोटेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस कर सकते हो अलग अलग फसलों में, जैसे बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी ब्रिंजल। जैसे कि कोई इंसेक्ट अगर इनको खाए तो उसके अंदर जब क्राई जीन्स जाएंगे, एक्टिवेट होंगे, तो इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी, उसका इंटेस्टाइन परफोरेट हो जाएगा, इंटेस्टाइन में छेद हो जाएंगे, तो इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। लेकिन यहां हम बायोटेक की बात नहीं कर रहे, ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर है, तो हम बीटी को यूज करते हैं किसको कंट्रोल करने के लिए, बीसी को कंट्रोल करने के लिए, यानी बटरफ्लाई कैटरपिलर को कंट्रोल करने के लिए। तो बीटी जो है बीसी को कंट्रोल करता है, बटरफ्लाई कैटरपिलर को कंट्रोल करता है। तो ये सैशे में पाए जाते हैं, है ना, बैसिलस थुरिंजिएंसिस के जो स्पोर हैं ये सैशे में आते हैं। उस सैशे को काटो, पानी में घोलो और जिन फसलों को आपको प्रोटेक्ट करना है उनको आप क्या कर दो, बेसिकली उन पे स्प्रे कर दो ये पूरा का पूरा वाटर जिसमें आपने स्पोर्स मिलाए हुए। तो क्या होगा, कोई इंसेक्ट खासकर बटरफ्लाई कैटरपिलर अगर आएंगे ब्रासिका के प्लांट पे, एप्पल वगैरह के प्लांट पे, तो उनकी डेथ हो जाएगी, है ना। तो ब्रासिका वगैरह को या फ्रूट ट्रीज जैसे एप्पल को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, उन पे ये बैसिलस थुरिंजिएंसिस के स्पोर स्प्रे कर सकते हो। तो लार्वा जो है इसको किल कर दिया जाता है, इसके गट में छेद हो जाते हैं एंड ये खत्म हो जाता है। करेक्ट। सो अल्टीमेटली क्या हुआ मेरे दोस्त, बटरफ्लाई कैटरपिलर यानी बीसी को कंट्रोल करने के लिए आपने बैसिलस थुरिंजिएंसिस के स्पोर को इस्तेमाल किया, बीटी को इस्तेमाल किया। एंड कौन कौन से प्लांट्स को ये प्रोटेक्ट कर सकता है, ब्रासिका एंड फ्रूट, यानी एप्पल और ब्रासिका, A B से याद कर लो, ये आपको आसान तरीके से याद हो जाएगा। ट्राइकोडर्मा याद आया, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम अभी अभी पढ़ा था, साइक्लोस्पोरिन ए बना रहा था। तो ये जो आपका ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज, ये रूट इकोसिस्टम में पाया जाता है, यानी कि आपका अलग अलग प्लांट की रूट के आसपास पाया जाता है और वहां पर ये लड़ाई करता है प्लांट पैथोजन के साथ, यानी अलग अलग प्लांट्स को ये बचाता है बीमारियों से। यानी फ्रीली पाया जा रहा है, कोई रूट के साथ चिपक के नहीं बैठा हुआ, लेकिन ये रूट के आसपास पाया जा रहा है और कोई भी बीमारी देने वाला कीटाणु अगर प्लांट की रूट के पास आ रहा है तो उससे लड़ता है कौन, ट्राइकोडर्मा। तो ये स्पेसिफिक नहीं है, कई सारे अलग अलग पैथोजन से ये लड़ सकता है, तो बायो कंट्रोल में हेल्प करता है। एंड मेरे दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट जिससे सवाल बनता है, बैक्यूलोवायरस। और बैक्यूलोवायरस का भी अलग से एक जीनस है, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। इट इज वेरी स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक आर्थ्रोपोड यानी स्पेसिफिक इंसेक्ट को मारता है। सो इट इज वेरी नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब किसी को भी मार दिया, जो आगे आया सबको मार दिया। वेरी नॉन स्पेसिफिक। नैरो स्पेक्ट्रम मतलब वेरी स्पेसिफिक, जिस इंसेक्ट को हानि पहुंचानी है उसी को हानि पहुंचाएगा, बाकियों को नहीं। तो ये जो न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस है, इट बिलोंग्स टू अ कैटेगरी बैक्यूलोवायरस। तो बैक्यूलोवायरस का ही एक टाइप है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, जो बहुत ही ज्यादा नैरो स्पेक्ट्रम तरीके से किल करता है, बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक तरीके से किल करता है किसी इंसेक्ट या आर्थ्रोपोड को और आपको बचाता है अलग अलग इंसेक्ट से, अलग अलग आर्थ्रोपोड से फसलों को बचाता है। तो यहां पे अलग अलग आपको एग्जांपल देखने को मिले। लेडी बर्ड बीटल एफिड से बचाएगी, ड्रैगन फ्लाई मस्किटो से बचाएगा, बैसिलस थुरिंजिएंसिस बीटी बीसी से बचाएगा यानी
बटरफ्लाई कैटरपिलर से, और किन प्लांट्स को बचाएगा, बीए को बचाएगा यानी ब्रासिका और एप्पल को बचाएगा या फ्रूट ट्रीज को बचाएगा। उसके अलावा ट्राइकोडर्मा रूट इकोसिस्टम में फ्रीली पाए जाते हैं, लेकिन कई सारे प्लांट पैथोजन से लड़ रहे होते हैं, रूट में ढिशुम ढिशुम कर रहे होते हैं रूट के आसपास, उन पैथोजेंस को रूट के अंदर नहीं आने देते, तो कई प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड मेरे दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट बैक्यूलोवायरस, जिसकी एक स्पेसिफिक कैटेगरी है, जीनस है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, जो कि आपका बहुत ही ज्यादा स्पीसीज स्पेसिफिक है, नैरो स्पेक्ट्रम है, एकदम स्पेसिफिक तरीके से किसी इंसेक्ट या आर्थ्रोपोड को ये मारता है। नाउ माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर, सॉइल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, सॉइल की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। आपको पता है साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी। आपको पता है कई सारे और भी बैक्टीरिया हैं जैसे राइजोबियम, जो रूट के साथ मिलकर के क्या कर रहा होता है, नाइट्रोजन फिक्स कर रहा होता है। उसके अलावा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में आपने एनाबीना नॉस्टॉक के बारे में बात की थी कि वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नॉस्टॉक का तो डायग्राम भी दिया हुआ है चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। उसके अलावा फंगस की आपने बात की हुई है, माइकोराइजा आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही। अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, फंगस, साइनोबैक्टीरिया जो है, ये सॉइल में अलग अलग मिनरल्स को ऐड कर रहे होते हैं, जिससे कि सॉइल की उर्वरक क्षमता, फर्टिलिटी बढ़ रही होती है। कई लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही, कई माइक्रोब्स ही फर्टिलाइजर का काम करते हैं, इसीलिए इन्हें बायो फर्टिलाइजर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम। राइजोबियम जो है लेगुमिनस प्लांट की रूट के साथ, यानी मटर, बीन, चना, दालें, इनकी जो रूट है, इनमें छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं जिन्हें रूट नोड्यूल्स कहा जाता है, उनमें रहता है राइजोबियम और नाइट्रोजन फिक्स करके दे देता है प्लांट को, और बदले में इस राइजोबियम को मिल जाता है थोड़ा बहुत खाना। तो आपका पी, बीन या पल्सिस के साथ मिलकर नाइट्रोजन फिक्स करता है, रूट में नाइट्रोजन फिक्स करता है। एजोस्पाइरिलम एंड एजोटोबैक्टर है। एजो जो है मेरे भाई, ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, किसी रूट के साथ एसोसिएट नहीं है, नाइट्रोजन ऐड करते जा रहे हैं सॉइल में, जिसको प्लांट उठा सकता है। माइकोराइजा, माइको मतलब फंगस एंड राइजा मतलब रूट। तो आपको जब मैं प्लांट किंगडम पढ़ा रहा था और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था, उस टाइम पर भी बताया कि फंगस जो है ये रूट ऑफ हायर प्लांट जैसे पाइनस के साथ मिलकर के क्या कर रहा होता है, एसोसिएशन बनाता है। फंगस क्या करता है, फंगस प्लांट को हायर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, उसकी रूट को, तो वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करके देता है और बदले में प्लांट की रूट से खाना ले लेता है। तो ये जो माइकोराइजा है, तो इसमें जो फंगस यूज होता है, दिस बिलोंग्स टू जीनस ग्लोमस। इसका स्पेसिफिक जीनस है ग्लोमस। तो ग्लोमस जीनस का फंगस जो है यहां पर पाइनस वगैरह की रूट के साथ एसोसिएट हो जाता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। साइनोबैक्टीरिया जो आपको बताया, ये आपका क्या करता है, ये आपका बढ़िया तरीके से नाइट्रोजन फिक्स करता है। साइनोबैक्टीरिया खुद का खाना बनाता है, तो ऑटोट्रॉफिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है, जैसे एनाबीना, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया इसकी तरह। और कई सारे आपके साइनोबैक्टीरिया जो है ये पैडी फील्ड में, स्पेसिफिक एग्जांपल है आपका राइस की फील्ड में, पैडी फील्ड में नाइट्रोजन फिक्स कर रहे होते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया जैसे एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया फ्री लिविंग है क्योंकि खुद का खाना खुद बना सकते हैं, फोटोसिंथेटिक है, ये भी नाइट्रोजन फिक्स कर रहे होंगे। उसके अलावा अजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, एजो ये भी फ्री लिविंग कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्स कर रहे होंगे। राइजोबियम लेगुमिनस प्लांट की रूट के साथ एसोसिएट होकर के नाइट्रोजन फिक्स कर रहा होगा। माइकोराइजा में जीनस ग्लोमस का फंगस और हायर प्लांट की रूट साथ में एसोसिएट हो जाएंगे और एक दूसरे को हेल्प कर रहे होंगे। बढ़िया एसोसिएशन है ये भी, है ना। यही आपके एग्जांपल है, एक भी नया नहीं पढ़ना पड़ा, सारी चीजें लिंक्ड है, बस यही आपकी बात है। देखो मेरे भाई, सवाल कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, है ना। आईपीएम यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स बायोलॉजिकल कंट्रोल। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट मतलब पेस्ट को मैनेज करो, पूरा मारो मत, है ना। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल का एग्जांपल है कि अगर कोई इंसेक्ट मुझे ज्यादा परेशान कर रहा है, उसको खाने वाली किसी इंसेक्ट को मैं ले आता हूं खेत में, वो उस इंसेक्ट को खा जाएगा, जो परेशानी वाला इंसेक्ट है उसको खा जाएगा, पूरा नहीं खाएगा क्योंकि इसको भी खाना चाहिए आगे चल के फ्यूचर में, तो कंप्लीटली नहीं खाएगा, मैनेज कर लेगा। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल का एग्जांपल है। बैक्यूलोवायरस आर यूज्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट दैट अटैक्स इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स। इंसेक्ट या आर्थ्रोपोड को, मैमल्स को नहीं। और बहुत ही नैरो स्पेक्ट्रम, एकदम स्पेसिफिक अटैक करते हैं बैक्यूलोवायरसेस। खासकर इसका स्पेसिफिक जीनस है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, वो तो एकदम ही स्पेसिफिक है ना। बायोलॉजिकल मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज रिलाइज ऑन। बायोलॉजिकल मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज रिलाइज ऑन। पेस्ट को मारने का बायोलॉजिकल मेथड जो है कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है? नेचुरल प्रेडेशन पे। एक पेस्ट है,
इसको खाने वाला कोई तो ऑर्गेनिज्म होगा ना जो इसे नेचुरली खाता होगा, नेचुरली प्रेडेट करता होगा। हिरन को शेर खाता है, नेचुरल प्रोसेस है। ऐसे ही किसी डिजीज कॉजिंग इंसेक्ट को या पेस्ट को कोई ना कोई तो शिकारी खाता होगा, कोई बड़ा इंसेक्ट खाता होगा, तो इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। तो नेचुरल प्रेडेशन को हम लोग यूज करते हैं बायो कंट्रोल के लिए कि भाई ऐसा इंसेक्ट जो तबाही मचा रहा है मेरे खेत में, उसका भी बाप पकड़ के ले आऊं जो उसको आके खा जाए, तो मुझे अलग से केमिकल्स नहीं खरीदने पड़ेंगे। टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर, बीसी को कंट्रोल करने के लिए बीटी चाहिए था, बैसिलस thuringiensis चाहिए था। कौन से प्लांट्स को बचाता है? BA को बचाता है, यानी ब्रेसिका और एप्पल ट्रीज को। विच इज इनकरेक्ट अबाउट न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस? दे आर स्पीसीज स्पेसिफिक, एकदम स्पेसिफिक है। दे आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नहीं, स्पेसिफिक है तो नैरो स्पेक्ट्रम हुआ ना। दे हैव नो नेगेटिव इंपैक्ट ऑन प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड्स, फिशेज एंड नॉन टारगेट इंसेक्ट। हाँ, जो टारगेट इंसेक्ट है उसकी बैंड बजा देंगे, बाकी किसी को कुछ नहीं कहेंगे। दे एड इन एन ओवरऑल IPM प्रोग्राम और व्हेन एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इज बीइंग ट्रीटेड। कोई ऐसा एरिया है जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव है, जहां पहले ही बायोडाइवर्सिटी काफी कम है, या आपको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करनी है, किसी ऑर्गेनिज्म को पूरा गायब नहीं करना किसी खेत में से या फील्ड में से, तो आप स्पेसिफिक ही इंसेक्टिसाइड को यूज करेंगे, नेचुरल इंसेक्टिसाइड को, दैट इज न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। जिसको मारना है उसको मारो, बाकी सबको छोड़ दो एज इट इज, है ना। द फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा कैन बी यूज्ड फॉर किलिंग इंसेक्ट। भाई ट्राइकोडर्मा क्या कर रहा था? रूट इकोसिस्टम में फ्रीली प्रेजेंट था और पैथोजन से लड़ रहा था। उन पैथोजन्स को प्लांट की रूट तक नहीं आने दे रहा था, रूट को प्रोटेक्ट कर रहा था। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज, है ना। किलिंग इंसेक्ट, इंसेक्ट नहीं मार रहा था, पैथोजन्स को मार रहा था, एंटीबायोटिक नहीं बनाता है। बटरफ्लाई कैटरपिलर को तो बीटी यानी बैसिलस thuringiensis क्या कर रहा होता है? कंट्रोल कर रहा होता है। सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट। अब यहां क्या किया जाता है? बायो कंट्रोल और बायो फर्टिलाइजर साथ में दे देगा। बायो कंट्रोल मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म ढूंढो जो किसी और को मारते हैं, ढूंढो भाई। नॉस्टॉक नाइट्रोजन फिक्स करता है, बैसिलस thuringiensis बटरफ्लाई कैटरपिलर को मार रहा था, टोबैको मोज़ैक वायरस और एफिड, एफिड को तो मारने वाला आपका लेडी बर्ड बीटल था, एलिमिनेट हो गया। ट्राइकोडर्मा आपका पैथोजेंस को मारता है, बैक्यूलो वायरस एकदम स्पीसीज स्पेसिफिक हो जाएगा, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, और बीटी जो है BC यानी आपका बटरफ्लाई कैटरपिलर को मारता है। ऑसिलेटोरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बायो कंट्रोल एजेंट में एक बार बोल बोल के देखना सवाल में कि सच में कौन बायो कंट्रोल कर रहा है। सिंपल सी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ माइकोराइजा? माइकोराइजा क्या नाइट्रोजन फिक्स करता है? नहीं भैया, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए नहीं जाना जाता। ये आपका पाइनस की रूट को लैमिनेट करता है जिससे उस पर कोई पैथोजन ना आ पाए, उसको अलग अलग सैलिनिटी यानी सॉल्ट वगैरह से, सूखे वगैरह से बचाता है, क्योंकि वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन की क्षमता बढ़ जाती है, तो सूखे में भी खूब वाटर लेने में हेल्प करता है। एंड फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन काम है माइकोराइजा का, ना कि नाइट्रोजन फिक्सेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। माइकोराइजा जब पढ़ाया था तो ये बताया भी था, अलग से भी नोट कर लेना कि माइकोराइजा में फंगस का काम फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन का है, ना कि नाइट्रोजन फिक्स करने का। फंगस नहीं कर सकता नाइट्रोजन फिक्स, सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स ही करते हैं, यानी बैक्टीरिया करते हैं। ठीक है। Which of the following serve as bio fertilizer in paddy field? पैडी फील्ड में बताया था साइनोबैक्टीरिया अलग से पूछा जाता है, जो कि आपको धान के खेत में यानी चावल के खेत में नाइट्रोजन फिक्स करता हुआ दिखाई देता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग डज नॉट इंक्लूड, ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है? हरे भरे मैन्योर यूज किए जाते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं किया जाता। क्रॉप रोटेशन यानी आपका बेसिकली एक टाइम पे क्रॉप उगाई, फिर खेत को थोड़ा छोड़ दिया, फिर उसके बाद क्रॉप उगाई, जिससे फर्टिलिटी बनी रहे, सारे के सारे वाटर मिनरल एक्सप्लॉइट ना हो जाए। कंपोस्ट एंड फार्म यार्ड मैन्योर यानी गोबर डालो, घर पे जो बचा खुचा आपका सामान है, वेजिटेबल वेस्ट है वो डालो, चूल्हे पे रोटी बना रहे हो बची हुई जो राख है, इनऑर्गेनिक ऐश है वो डालो, केमिकल पे पैसा नहीं खर्च करना, यही है ऑर्गेनिक खेती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू एजोस्पाइरिलम, एजोटोबैक्टर, एनाबिना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया? स्पाइरिलम स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, बैक्टर एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया, नाम में ही बैक्टर है, एनाबिना नॉस्टॉक ऑसिलेटोरिया साइनोबैक्टीरिया है। तो क्या सारे के सारे प्रोकैरियोट हैं? सारे के सारे नाइट्रोजन फिक्स करते हैं फ्री लिविंग कंडीशन में, एज वेल एज ये सारे फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया है, ऑटोट्रॉफिक खाना भी खुद बना रहे हैं। सो बोथ 1 and 2 यूकैरियोट इनमें से एक भी नहीं है, सारे बैक्टीरिया हैं। तो उत्तर हो जाएगा आपका मिस्टर सी। ये सवाल हम लोग कर चुके हैं, ये सवाल हम लोग कर चुके हैं। यहां देख लीजिए मेरे भाई, बैसिलस thuringiensis, ओके, सेवरल प्लांट पैथोजन, ये तो आपका होना चाहिए ट्राइकोडर्मा, दे नहीं रखा है यहाँ पे, तो पी तो किसी में आएगा नहीं, है ना। ठीक है,
जीनस ग्लोमस क्या बनाता है? माइकोराइजा। माइकोराइजा देख डालो मेरे भाई कहां पर है, एब्जॉर्ब फॉस्फोरस। जीनस ग्लोमस का फंगस जो है फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करेगा। सी का टी एक में ही है, उत्तर आ गया। तो आपका ड्रैगन फ्लाई जो है ये आपका किसको कंट्रोल करेगा? मॉस्किटोज को, है ना। यहाँ पे एफिड एंड मॉस्किटो दिया है पर मॉस्किटो हमें मिल गया है तो इसको रख लेंगे। बीटी जो है ये आपका ले रखा है बायोटेक्नोलॉजी से कि लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट को आपका क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो बी का हो जाएगा एस, एकदम करेक्ट है। और मेरे दोस्त बैक्यूलो वायरस जो है या न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस जो है नैरो स्पेक्ट्रम है, स्पीसीज स्पेसिफिक है, तो आंसर निकल जाएगा। ये जो क्वेश्चन था, ये जो पीवाईक्यू था, इट इज ब्लेंड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये वाली लाइन बायोटेक्नोलॉजी से उठाई हुई है। जब आप बायोटेक पढ़ोगे एप्लीकेशंस तो ये लाइन आपको वहां मिल जाएगी। मैंने अलग से भी बता दी है कि ये लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट्स को जो है मारता है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग, ये वाला हो चुका है हमारा। Among the following pair of microbes, which pair has both the microbes that can be used as biofertilizer? अब बायो फर्टिलाइजर में कुछ बायो कंट्रोल एजेंट देगा और बायो कंट्रोल एजेंट में बायो फर्टिलाइजर देगा। पहले ही देख लेना क्वेश्चन में क्या है। बायो फर्टिलाइजर यानी सॉइल की उर्वरक क्षमता बढ़ाता हो, या तो नाइट्रोजन फिक्स करता हो, या माइकोराइजा हो, या साइनोबैक्टीरिया हो, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म आपको चाहिए। एस्परजिलस फंगस है, राइजोपस नहीं मेरे भाई, राइजोबियम है। साइनोबैक्टीरिया एंड राइजोबियम, साइनोबैक्टीरिया जैसे एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया फ्री लिविंग कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। राइजोबियम लेगुमिनस प्लांट की रूट्स के साथ नोड्यूल बना करके नाइट्रोजन फिक्स करता है। एस्परजिलस फंगस है, ये आपका अलग हो जाएगा, है ना। फंगस के नाम पे जीनस ग्लोमस के जो फंगस है यही आपका माइकोराइजा बना रहे होते हैं। तो एस्परजिलस हटा दो, राइजोपस हटा दो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। Which of the following can be used as a biocontrol agent and treatment of plant disease? यानी प्लांट डिजीज से कौन बचाता है? ट्राइकोडर्मा स्पीसीज बचा रही थी। बाकी सारे वैसे भी एलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि आपको बायो कंट्रोल एजेंट सिर्फ एक ही दे रखा है, बाकी सारे नहीं। एनाबिना जो है बायो फर्टिलाइजर है, एनाबिना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया, आसान था, है ना। सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट। अब सेम सवाल आ गया है, बायो कंट्रोल एजेंट बताना है ना। ऑसिलेटोरिया हटा दो, नॉस्टॉक हटा दो। ट्राइकोडर्मा प्लांट पैथोजेंस से बचाता है रूट को। बैक्यूलो वायरस या न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस एकदम स्पीसीज स्पेसिफिक। बैसिलस thuringiensis बटरफ्लाई कैटरपिलर से बचाता है। यहां आपका आ गया एफिड, ये हटा दो मेरे भाई। उत्तर आपका क्या आ जाता है मिस्टर 2, एलिमिनेशन से निकाल लेंगे। अब बायो कंट्रोल एजेंट टू बी अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट शुड बी। अब बायो कंट्रोल एजेंट टू बी अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट शुड बी, यानी एक बायो कंट्रोल एजेंट यानी कि किसी और को मारने वाला एजेंट है, बायोलॉजिकल कंट्रोल करने वाला एजेंट है, इसको अगर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का हम पार्ट बनाना चाहते हैं तो इसके क्या फीचर होने चाहिए? स्पीसीज स्पेसिफिक होना चाहिए, एकदम जिसको मारना है उसी को मारे, और सिम्बायोटिक जरूरी नहीं है। फ्री लिविंग होना चाहिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, किसी को भी मार दे तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा, किसी को भी उड़ा देगा। नैरो स्पेक्ट्रम होना चाहिए और सिम्बायोटिक जरूरी नहीं है। स्पीसीज स्पेसिफिक होना चाहिए, एकदम सही बात है। इनएक्टिव ऑन नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म, भाई जरूरी थोड़ी है सिम्बायोटिक हो, फ्री लिविंग भी हो सकता है। जैसे कि आपका ट्राइकोडर्मा फ्री लिविंग है, रूट इकोसिस्टम में पाया जा रहा है, जरूरी थोड़ी है हर बार किसी के साथ रहेगा, फ्री लिविंग भी हो सकता है। तो सिम्बायोटिक इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट मैंडेटरी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन स्पीसीज स्पेसिफिक होना चाहिए और किसी और ऑर्गेनिज्म को ना मारे तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कर पाएगा। अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ माइक्रोब्स विच पेयर हैज बोथ द माइक्रोब्स, जो कि बायो फर्टिलाइजर है, बायो फर्टिलाइजर है। वही राइजोपस दोबारा सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया है पीवाईक्यू में, है ना। एस्परजिलस, साइनोबैक्टीरिया एंड राइजोबियम। साइनोबैक्टीरिया जैसे एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया एंड राइजोबियम, जो कि रूट नोड्यूल के साथ अपना काम कर सकता है। बताओ मेरे भाई, छोटा सा चैप्टर था, सबको समझ में आना चाहिए, बहुत जनरल इंफॉर्मेशन यहां पर थी और बहुत अच्छे तरीके से हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को मार्क किया है। जैसे ही ये चैप्टर अपडेट हो जाएगा ऑन यूट्यूब, आपको इस टेलीग्राम चैनल पर आ जाना है और आपको मिल जाएंगे व्हाइट कलर के हैंड रिटन माइंड मैप्स, एंड देन आफ्टर आपको मिल जाएंगे मेरे दोस्त हमारे सारे के सारे एनोटेटेड क्वेश्चंस, जो कि आपके रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे होंगे। मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है क्योंकि बीच में हमारा स्टूडियो शफल हुआ था, 15-20 मिनट का टाइम उसमें लगा था, बट आई गेस हम लोगों ने अच्छे खासे टाइम पर ये चैप्टर खत्म कर दिया है। आई गेस अराउंड 2 घंटे हुए होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं एक बार चेक कर लूंगा, बट बढ़िया टाइम में हमने चैप्टर खत्म किया है, अच्छे से सारी चीजें पढ़ के, कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करके, और लगभग अराउंड 100 क्वेश्चंस करके। सो दिस इज वेरी गुड। अब हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी के अगले 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हैं, 11वीं क्लास खत्म हो जाएगी।
इकोलॉजी बीच बीच में थोड़ा बहुत पंच इन करते रहेंगे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। जेनेटिक्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे मेन फोकस हमारा होना चाहिए। सो अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में तारा रारा या तुनिक तुनिक कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, जहां पर हम लोग फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की चर्चा कर रहे होंगे और फिर 12th क्लास के सिलेबस के ऊपर चढ़ाई कर रहे होंगे। ऑल राइट एवरीवन, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेलीग्राम से नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपके पास बॉटनी मेड इजी है तो नोट्स बनाने की अलग से टेलीग्राम पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, क्वेश्चंस के लिए आप जा सकते हैं और अलग से एक छोटा सा आपके लिए प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी जाएगी जिसमें कुछ लिंक्स होंगे, वहीं आपको सारे चैप्टर्स के सारे नोट्स एक साथ ही मिल जाएंगे। वो भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, तो वो ड्राइव लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगा, जैसे एक फोल्डर मैं ही आपको बना के दे दूं, उसमें सारे नोट्स हो। ऑलराइट, सो थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव। मिलता हूं आपसे अगले सेशन में। ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, शुक्रिया।